तीन इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज आप में होनी चाहिए एक फौज में अपना करियर बनाने की। और वो क्या है? इफ यू हैव द थ्री क्वालिटीज यू विल ऑलवेज बी अ सक्सेस। हर एक आदमी का ड्रीम है दैट ही शुड बी अ कमांडिंग ऑफिसर, बिकॉज ब्रिगेडियर बने, जनरल बने, दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। वो कौन सा मोमेंट था that truly defined you as an officer, not in rank but in mindset? अपनी रैंक दिखा के आप अपने जवानों की एक्सेप्टेंस नहीं ले सकते। यू हैव टू प्रूव इट दैट यू आर बेटर देन मी। फौज इज नॉट अ प्रोफेशन, फौज इज अ वे ऑफ लाइफ। लॉजिस्टिक कैसे एक ऑपरेशन को मेक्स इट और ब्रेक्स इट? ऑल ऑपरेशंस आर प्लान्ड ऑन पेपर, बट लॉजिस्टिक only then you will win the battle. The unseen hands that shape the punch is the motto of the Army Ordnance Corps. Most important thing is your satellite. Our actually satellites जो हमारे डिफेंस के वो 8-10 थे और वो 24/7 पाकिस्तान का सर्वेलेंस नहीं कर पा रहे और पाकिस्तान आपका कर पा रहा था। पाकिस्तान को पता था कि आपने कहाँ मिसाइल लगा रहे हुए। ईच मूवमेंट जो इंडिया के धरती पे हो रही थी पाकिस्तान को ऑब्जर्व थी। मैंने राजभवन में स्पाई रैकेट भी तोड़ा हुआ। चीफ मिनिस्टर वाज स्पाइंग ऑन द गवर्नर यूजिंग द पुलिस ऑफिसर्स एंड चाइना में एवरीथिंग इज कनेक्टेड बाय द चाइनीज लॉजिस्टिक्स एंड मोबिलाइजेशन इज मच फास्टर देन अस। चाइना बेशक टेक्नोलॉजी में आपके एडवांस्ड है, पर जहाँ पे माउंटेन में लड़ने का सवाल है वी विल बी एबल टू प्रिवेल अपॉन दैट। मौत को कितने करीब से देखा? यू हैव टू ओवरकम योर फियर ऑफ डेथ बिकॉज moment fear grips you, it's a matter of who will blink first. एक fleeting second का मौका मिलेगा। अगर आपने उसको मिस कर दिया उस टाइम, then your entire ambush has failed. Hi sir, welcome back to the Misfit Humans podcast. Okay, thank you very much, Dhruv. It's always wonderful to be on your show. सर, मैं हमेशा ही ये बात बोलता हूँ कि फौज जो है उसमें जाने के लिए एक इंसान का माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और सिर्फ माइंडसेट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ मुझे ऐसा पर्सनली लगता है अ पर्सन शुड हैव दैट किक। कौशलेंद्र सर ने मुझे एक बात बोली थी, कर्नल कौशलेंद्र, कि एक किंक भी होना ज़रूरी है, दैट आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द नेशन। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आई रियली वॉन्ट टू नो कि क्या माइंडसेट था, क्या थॉट प्रोसेस था और ये शुरुआत कहाँ से हुई? मैं कहूँगा ये सीड जो है, ये सीड सो किसने किया जिसका रिफ्लेक्शन आज हम देख रहे हैं? ध्रुव, ऐसा है कि मैंने 1976 में नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम दिया था और 1977 में ज्वाइन की एकेडमी। तो मेरे फादर आर्मी में थे और हम एक जो आर्मी लाइफ में रहते थे, तो आप समझ सकते हैं बचपन से आपका जो एक आपके माइंड के ऊपर जो इम्प्रेशंस आपके आते हैं, जब आप एक फौजी एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप फौजियों को देखते हैं, फौजियों की स्टोरी सुनते हैं और जिस तरीके से कंटोनमेंट्स की लाइफ होती है वो एक बच्चे के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन क्रिएट करती है। राइट। और ये जो लाइफ आप जब देखते हो और आप इसको फिर कोशिश करते हो कि यही लाइफ हमारे लिए बेस्ट है, और उस एज में सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था जी। आपके पास इतना आपके पास एक्सपोजर नहीं था, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपके पास उतनी नहीं थी जो आज आपको एक सोशल मीडिया देता है। एक छोटा सा बच्चा आप देख लो 3-4 साल का, वो मोबाइल को ऐसे ऑपरेट करता है कि जैसे कि वो एक एक्सपर्ट है। तो फादर का बहुत बड़ा इसमें रोल था, बिकॉज इनिशियली मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मैं स्कूल में
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था मेरा सब्जेक्ट। ओके। तो मैं अपने आप को, और उसको इसलिए बिकॉज जो मेरे नाना थे वो दिल्ली के, या दिल्ली के बोल लीजिए लीडिंग डेंटिस्ट थे, और उनकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस थी करोल बाग में। ओके। एंड इट वाज अ वेरी फ्लरिशिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे उनके पेशेंट थे, और मैं उनको हमेशा देखता था वाइट ड्रेस में। हाँ। और मेटिकुलस थे बहुत काम अपना करने में। तो और वो भी चाहते थे, राइट, जब मैं उनके साथ होता था तो कि भाई इसको एक दिन तूने इसको टेक ओवर करना है। तो एक इम्प्रेशन आपके माइंड में आ जाता है कि यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यू मे नॉट बिकम अ डेंटिस्ट बट यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। राइट। तो मेरा जो रुझान उस तरफ था। तो क्या हुआ कि 1976 में जब मैंने अपना एग्ज़ाम पास किया, एनडीए का? नहीं, अपना क्लास 11 का, हमारे टाइम पे 10+2 शुरू नहीं हुआ था, हमारा लास्ट बैच था ये। फिर हमारे जो आपका 1977 से 10+2 शुरू हो गया था। 10+2। तो आई वॉज throughout my education has been in convent schools because my mother was a convent school educated lady. ओके। तो जो वो चाहती थी कि उनके बच्चों को भी कॉन्वेंट स्कूल में ही एजुकेशन मिले। आई हैव अ यंगर ब्रदर संजय, सो वी बोथ यू वेंट टू कॉन्वेंट स्कूल्स। एंड तो जब हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में ख़त्म हो गया और कॉलेजेस जून जुलाई में आपके शुरू होने थे, तो एक 6 महीने का गैप था। ओके। तो फादर ने बोला कि ये 6 महीने का जो गैप है, आप इसको कैसे घर पे बैठ के इसको वेस्ट मत करो, यू अपीयर फॉर द एनडीए एग्ज़ाम। तो एक आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा एग्ज़ाम की तैयारी और फिर उसके सब्जेक्ट्स वगैरह। तो दैट वाज अपीलिंग टू मी एंड ही सेड कि यू मे नॉट ज्वाइन बिकॉज मैं फौज में जाना नहीं चाहता था। तो मैंने एनडीए के एग्ज़ाम में अपीयर कर लिया। इसको यूपीएससी का एग्ज़ाम था, तो 2 महीने तैयारी की। देखो, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तो तैयारी ऑलरेडी उसको हो चुकी थी, तो काफ़ी जो आपके रिविजन्स वगैरह आपने ऑलरेडी कर ली थी। सब्जेक्ट्स मोरलेस आपके सेम थे। करंट अफेयर्स में जो थोड़ा आपको स्टडी करना था, जनरल नॉलेज। हाँ। तो फिर मैंने इसको एनडीए का एग्ज़ाम हो गया और उसका रिज़ल्ट आ गया, मैं यू क्लियर द एग्ज़ाम। तो उसको फादर ने बोला कि फिर मेरा इंटरव्यू आ गया भोपाल में, एसएसबी इंटरव्यू। ओके। तो फादर ने बोला कि आर्मी इज़ नॉट अ बैड प्रोफेशन, आप इसको ज्वाइन करो अच्छी तरीके से। तो मैं अपना एसएसबी के लिए फादर ने कन्विंस कर दिया कि भाई एक आपको एक अपॉर्चुनिटी है, आप अपने आप को भी इसको असेस कर सकोगे कि हाउ कॉन्फिडेंट यू कैन अपीयर इन इंटरव्यू। उस टाइम एसएसबी कोचिंग वगैरह कुछ नहीं थी। So I went to Bhopal without any coaching, without anything. I cleared the SSB. Wow. So कॉल लेटर आ गया। फिर फादर ने बोला, देख, इसको 21 साल की उम्र में यू विल बी अर्निंग, यू सी, आफ्टर वी बिकम एन ऑफिसर एट 21 ईयर्स। तो 21 साल से ही आप अपनी अर्निंग एंड यू विल बी ऑन ओन फीट एंड इट इज सो ग्लैमरस है। सो इट वॉज इन नटशेल मैं बोल सकता हूँ कि फादर का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था। एंड आई जॉइंड द आर्मी। इट वॉज नॉट माई फर्स्ट चॉइस बट स्टिल आई जॉइंड द आर्मी। एंड देन वन थिंग विच माई फादर सॉ इन मी, दैट माई टेम्परामेंट वॉज सूटेड फॉर द आर्मी। बिकॉज एक फौज के लिए ना, इसको जैसे आपने बताया कि वो एक आपने वर्ड यूज़ किया था किंग और इस टाइप की चीज़ें, वो एग्जैक्टली कोई ज़रूरी नहीं है टू हैव अ किंग टू जॉइन द आर्मी। आई डोंट एग्री विद दैट फिलॉसफी। बट 3 इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए एक फौज में अपना करियर बनाने के लिए। और वो क्या है सर? फर्स्ट इज इंटेग्रिटी। राइट। जो आपकी इंटेग्रिटी आपकी स्ट्रांग है कि नहीं।
द नेक्स्ट इज लॉयल्टी, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो यू विल नेवर बिट्रे दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड वो आपका नेशनलिज्म से आता है, देश के प्रति आपका कितना आपको प्यार है अपने देश से, कि आप अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करो. लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड इज ऑनेस्टी. ये 3 क्वालिटीज अगर आप में हैं, एंड आई कैन टेल यू थ्रू योर प्रोग्राम टू द यूथ ऑफ द कंट्री, you join the army or you join any other profession, if you have the 3 qualities you will always be a success. Right. So try to work on these qualities. अगर आपके पास नहीं भी है you can still work on it. तो ये 3 क्वालिटीज़ को मैं लेके चला, जो मेरे शायद फादर ने देखी थी कि भाई ये इसमें है करने के लिए. और मैं आपको उसको एग्जांपल देता हूँ अपने भाई का. नाउ माय ब्रदर वाज नॉट सूटेड फॉर द आर्मी. Why so? बिकॉज जो कुछ उसमें एक रेबल काइंड का जो था, उसमें सबसे पंगे लेना, सबको वो करना, एंड He was not disciplined? he was not very disciplined. So then what he did was that उसने देखा भाई चला गया है, और वो बहुत हम में एक लगाव भी था, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी. He followed suit in NDA. He also cleared NDA. He also went to NDA. Wow. और during NDA he did maximum punishments because वो सारा टाइम पिट्ठू में खड़ा रहता था. बजरी ऑर्डर, उसको रिस्ट्रिक्शन हम बोलते हैं. NDA में जो पनिशमेंट मिलती है उसको रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं. उसकी 30 36 रिस्ट्रिक्शंस होती थी. सो राइट, एंड व्हेन ही जॉइंड द फौज ऑल्सो, तो वो भी अपने सीओ के साथ पंगे लेता था, अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ. एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है. हम दोनों फिरोजपुर में पोस्टेड थे. इट सो हैपेंड बाय चांस. ही वॉज कमीशन इन टू 13 गार्ड्स. Okay. अच्छा, वो इन्फेंट्री का था, है ना. अच्छा, वो इन्फेंट्री में जाना चाहता था. एंड आई वॉन्टेड टू गो इन द लॉजिस्टिक्स. आई गॉट माई चॉइस एंड आई जॉइन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर. हम दोनों वहाँ पोस्टेड थे. तो वहाँ पे हुसैनी वाला बॉर्डर है जी. हुसैनी वाला बॉर्डर पे इसकी ड्यूटी थी. एंड ही वाज पोस्टेड. इसकी एक कंपनी थी ऑन द हुसैनी वाला बॉर्डर, उसको गार्ड करने के लिए. पाकिस्तान तो बिल्कुल साथ लगता है. राइट. 71 में लड़ाई भी हुई थी हुसैनी वाला बॉर्डर पे. तो वो कंपनी 2IC था. अच्छा. और वो बॉर्डर पे था, और होली का फेस्टिवल था, और वो अपना होली अपने भाई के साथ मनाना चाहता था, और वो परमिशन उसके सीओ ने उसको दी नहीं. और मैं फिरोजपुर कैंट में था, और हुसैनी वाला से जस्ट अराउंड 20 किलोमीटर्स का फासला. 1 घंटा फिरोजपुर. हाँ, 1 घंटा 45 मिनट्स. तो ये इसने क्या किया कि इसने अपनी बाइक उठाई. इसको सीओ ने बोला नहीं जाना. तो मैंने तो जाना है. तो इसने सीओ को नहीं बताया. इसको सीओ कैंट में था, उस बॉर्डर पे नहीं था. सीओ वाज बॉर्डर पे एक कंपनी थी, उसकी बटालियन तो वही थी. राइट. फिरोजपुर कैंट में. तो ये अपने मोटरसाइकिल से निकला. उसको रास्ते में इसको सीओ अपनी जीप में जा रहा था, इसको सीओ ने देख लिया. और जो एक फिल्म में होता है ना, चेज, रंगे हाथों पकड़ने वाले, सीओ ने इसको चेज किया, और ये बिल्कुल गलियों से, मार्केट से सीओ का जो उसको he actually overcame this chase, and he came to my house. He spent the Holi with us. और ये शाम को गया अपने पोस्ट के ऊपर, और जो इसकी वहाँ पे रगड़ाई हुई, जो इसके सीओ ने इसको सॉर्ट आउट किया. बट वो जो ऐसा बंदा था दैट ही वॉज प्रिपेयर्ड कि उसके साथ क्या होने वाला है.
ही वॉज प्रिपेयर्ड के जो उसका जो सीओस के अगेंस्ट क्या एक्शन लेगा, बट फिर भी जो उसने ठान ली कि मैंने अपने भाई के साथ अपनी होली अपने और अपनी भाभी के साथ, आई वॉज मैरिड दैट टाइम, तो दोनों के साथ इसने होली आके मनाई। तो दैट इज तो इसलिए मैं इसको लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई कि नॉट एवरीबडी इज फिट फॉर द आर्मी, और द मिसफिट आपका जो ये जो आपका स्लोगन है यहाँ पे मिसफिट, डोंट हैव दैट एस्पिरेशन कि भाई मैंने फौज ज्वाइन करना है। फर्स्ट सी कि क्या आपका टेम्परमेंट सूटेड है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज हर एक आदमी का ड्रीम है जो फौज ज्वाइन करता है दैट ही शुड बी अ कमांडिंग ऑफिसर, बिकॉज कमांडिंग ऑफिसर एक आपका लक्ष्य होता है, एक ऐसा माइलस्टोन होता है कि हर एक ऑफिसर जो एनडीए और आईएमए से पास आउट होता है, ये उसके एक ड्रीम होती है खाली, दैट आई शुड कमांड माय पलटन, इसको मैं अपनी पलटन को कमांड करना है, और उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट रैंक्स आर इंसिडेंटल, आप ब्रिगेडियर बने, जनरल बने, दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज that you have to be a commanding officer. तो कमांडिंग ऑफिसर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये अपना लक्ष्य उसको जो इसको मिलता है, और अगर वो नहीं बनता है तो दैट इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट ऑफ हिज लाइफ, एंड देयरफॉर आई से चूज अ प्रोफेशन विच इज सूटेड टू योर टेम्परामेंट। मेरे साथ एक और एक आर्मी ऑफिसर का बेटा था, हम दोनों आगरा में थे, माय फादर वाज पोस्टेड आगरा दैट टाइम। उसने भी एसएसबी ज्वाइन किया, एसएसबी के लिए गया वो, और वो फेल हो गया। अच्छा, तो हम सब आए वापस, इसको मेरा तो हो गया क्लियर, उसका फेल हो गया। तो मेरे साथ आके उसको मुझे बोलता है कि राजन, यू नो, I'm very, very sad. I told him one thing. You will get a better profession in life. Don't be disappointed, because not everybody is suitable to join the army. And today, he is the topmost doctor in Nagpur. wow. So, failure should not deter you. जो इसका सार ये है कि फेलियर आपको डिटर नहीं करना चाहिए लाइफ में, बिकॉज एवरी फेलियर हैज अ सिल्वर लाइनिंग वेटिंग फॉर यू। ट्रू। और अगर आपका एसएसबी नहीं हुआ, आपका आईएएस नहीं हुआ, या कुछ भी नहीं हुआ, देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू इन लाइफ। ट्रू। सो ऑलवेज थिंक इन दैट पॉजिटिव आपका माइंड आपका चलेगा तो वो आपका अच्छा लगे। सर 37 साल इन द आर्म फोर्सेज, आई विल नॉट से 37, आई विल से 41, क्योंकि 4 साल आप एनडीए और आईएमए की जर्नी भी आपकी रही है इन्वॉल्व उसमें। 41 years इन द इंडियन आर्म फोर्सेज, राइट? वो कौन सा मोमेंट था जब आपको ये फील हुआ दैट ट्रूली डिफाइंड यू एज एन ऑफिसर, नॉट इन रैंक बट इन माइंड सेट? एक ऑफिसर अपने माइंडसेट में जब उसको सोचने लगता है कि भाई यस, यू नो, आई एम एन ऑफिसर, इन व्हेन ही रेजोनेट्स विद हिज मैन। तो हमारे फौज में ना क्या चीज़ हमको बाइंड करती है, आप मुझे बताइए। अगर कैप्टन विक्रम बत्रा उसको 1999 में गया और उसने कारगिल जो 16,000 फीट के ऊपर एक चोटी है और इतनी स्टीप क्लाइम है, अबाउट 80 डिग्रीज का आपका ग्रेडियंट है, उसके ऊपर अटैक कर रहा है, ऊपर से दुश्मन फायर कर रहा है, उसके जवान उसको फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? नॉट बिकॉज ही इज एन ऑफिसर, बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। बिकॉज जवान जानता है कि ये एक हमारा ऐसा लीडर है जो हमको
एक सही तरीके से लीड करके अटैक पे लेके जाएगा, चाहे हम वापस भी ना आ सके. सो दिस was my first challenge, that how do I become accepted by my men. And अपनी रैंक दिखा के आप अपने जवानों की एक्सेप्टेंस नहीं ले सकते. True. You have to prove it that you are better than them in every way. Physical, mental, and humane, or I can say empathy. Emotion. या इमोशनल कंटेंट. तो एक जवान की शक्ल से आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, एंड देन यू मस्ट कम्युनिकेट टू हिम एंड गेट अक्रॉस एंड ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम इन लाइफ. ये एक लीडर का काम है. लीडर का काम ये इसको यही नहीं है कि ऑफिस में अपना अच्छा काम करे वगैरह. He must take care of all the issues of his men. He must know his men, जैसे बोलते हैं. इसको knowing your men is winning half the battle of your leadership in the army. And wherever you go, ये एक आर्मी के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. जहाँ पर भी जाओ, try to understand your team. और टीम वर्क के साथ ही सब कुछ अचीव होता है. आजकल सेल्फ ग्लोरिफिकेशन बहुत होती है. लोग बोलते हैं मैं आई. रिमूव दिस वर्ड आई फ्रॉम योर डिक्शनरी एंड कन्वर्ट इट टू वी. जब आप उसको वी में कन्वर्ट करेंगे, आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली बदलेगा. बिकॉज माई सक्सेस इज नॉट ड्यू टू मी, इट इज ड्यू टू माई टीम. द काइंड ऑफ we have worked together to achieve success, and this my commanding officers have taught me. I had a commanding officer. I organized an event. It went off very well, but the general officer commanding came and told, "Well done, Colonel Batra. You have won." He said, "No, sir, I have not done it. Rajan has done it." इसको राजन ने मेहनत करके ये सब किया. So passing on that compliment from him to me was a learning for me. And this is what I learned in my 3 units I have commanded. 2 units as a colonel and 1 unit as a brigadier. Wow. So, and in every command, why I was able to succeed is because of the teamwork. I actually carried my team with me, wherever, and I gave them all the credit. Wow. And if there is a failure, then you have to take it on yourself. ये उस टाइम पे नहीं बोलना है कि नहीं ये मेरी इसको टीम कर दी. वही आपका लीडरशिप का आपका टेस्ट है, आपका लिटमस टेस्ट मैं बोलता हूँ जिसको. Wow. I think leadership is incomplete without the qualities. And आपको वो qualities मुझे लगता है कि समय के साथ कमानी पड़ती हैं. आप लर्न करते हो, और वो qualities एक बार लर्न जो इंसान कर लेना, वो उसको अनलर्न नहीं कर सकता. And that is what when we say कि if you are a leader now, you will be a leader forever because you have learned it either the easy way or the hard way. और इसमें एक चीज़ और इसको अंडरस्टैंड करने वाली है. जी. हम बोलते हैं संस्कार, एक एक्चुअली वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसके अच्छे संस्कार हैं बिकॉज इसकी फैमिली में अपब्रिंगिंग वगैरह अच्छी है. राइट. दे आर मेनी पीपल हु हैव चेंज्ड देमसेल्व्स इन फॉर. उनके वो संस्कार नहीं थे जब वो आए फौज में. तो एक मैसेज है उन लोगों के लिए जिनके पास वो संस्कार नहीं है, बट वो मेहनत करके और एक सेल्फ कॉन्शियस अपना इनर लर्निंग अपना करके अपने आप को बदल सकते हैं. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. सर, ये जो क्वालिटीज आती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, अ लॉट ऑफ पीपल से दैट ये क्वालिटीज जो इंसान एनडीए और आईएमए के पथ को चूज करता है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ही ये क्वालिटीज इंसान
अडेप्ट करना शुरू कर देता है फ्रॉम डे वन। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। हाँ, उसी क्या होता है, हमने इसको देखते हैं और मैं इस चीज़ को एनालाइज किया है। जो आदमी की एनवायरनमेंट थी उसमें वो एक तरीके से फंक्शन करता था, पर जैसे ही वो फौज के बाहर आ गया उसका बिहेवियर बदल गया। इसको जब मैं एनालाइज करता हूँ, कुछ हमारे रिटायर्ड लोग हैं जी, जो इसको बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। पूरी अपने डिसिप्लिन में रहते हैं फौज में, बट जैसे ही फौज के बाहर गए तो उनका डिसिप्लिन खत्म हो गया। इस कुछ लोग 10%, 12%, 15%। इसको क्यों होता है? सर मेरा इसमें एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है। मुझे लगता है कि जब तक आप फौज में हो, आप फौजी हो, एंड यू डोंट सी योर सेल्फ इन द मिरर एज अ सिविलियन, राइट? बट वंस यू रिटायर, you start seeing yourself as a civilian and you start acting like civilians. Maybe my perspective might not be correct, but नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता इस व्यू पॉइंट से। मैं इसलिए नहीं एग्री करता बिकॉज अब मैं 41 साल इसी आपके एनवायरनमेंट में रहा हूँ, तो मैं रिटायर होने के बाद अपने आप को कैसे एक इसको सिविलियन इसको सिविलियन का ये मतलब नहीं है कि वो सोच वाली बात है। इसको सिविलियन तो मैं हो गया जी, बिकॉज अब मैं रिटायर हो गया, सो नाउ आई एम पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी। एंड मैं जब एक डायरेक्टर था NIT बिजनेस स्कूल का, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने आप में डाली, दैट आई एम नॉट अ जनरल नाउ, आई एम अ डायरेक्टर, एंड I have to behave like a director, not like a general which I was commanding my troops in the Indian Army, because ये चीज़ यहाँ पे चलेगी नहीं। हमारे मोस्ट फौजीज ये जो ट्रांजिशन है इसको हैंडल नहीं कर पाते। दिस ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम अ मिलिट्री लाइफ टू अ सिविल लाइफ। ये अब आप उस औहदे में नहीं है, अब आपके पास वो चीज़ें नहीं है जो आपके पास इसको सिविल में आके होनी। अब आपका औहदा डिफरेंट है। So now you have to behave like a director. You have a faculty, you have professors, you have students. तो आपको जो है ना, उनकी एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालना है। यू आर नो लॉन्गर कि आपने ऐसे बेल बजाई और यहाँ 2 बंदे आपके हाजिर हो गए, आपका 5 मिनट तक आपकी बेल कोई सुनने वाला नहीं होगा, राइट? तो 5 मिनट बाद में आएगा, आपसे पूछे कहाँ गया था, सर मैं इधर चला गया, मैं उधर चला गया, मुझे किसी ने वहां भेज दिया। यू कांट स्टार्ट शाउटिंग इट नाउ, राइट? सो आपका बिहेवियरल चेंजेस भी आने चाहिए आप पे, और That's very important. और ये अगर आप उसको अडेप्ट नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू दैट अपॉइंटमेंट एंड टू द इंस्टीट्यूशन, राइट? सर स्टूडेंट्स की बात हुई, हाउ वर यू एज अ स्टूडेंट? आपकी NDA डेज कैसे थे? क्योंकि मैंने सुना है NDA इज़ अ प्लेस जहाँ पे सख्त से सख्त ट्रेनिंग होती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप कितनी भी सर्विस कर लो, बट वो NDA के दिन हमेशा ही याद रहते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज आई जॉइंड इन NDA। हमारा फर्स्ट कोर्स था 58th NDA कोर्स, एंड आज वॉज द फर्स्ट कोर्स जो अपनी फर्स्ट टर्म NDA में नहीं गया, NDA विंग में गया, जो आपका पूना में था, घोरपड़ी में। हम खड़कवासला नहीं गए। अच्छा। तो बिकॉज वो उन दिनों ये रैगिंग का बड़ा चक्कर था, और फिर एक कैडेट को इसको रैगिंग की वजह से वो जो उसकी डेथ हुई थी, तो एक गवर्नमेंट ने उसको फैसला लिया कि इनका फर्स्ट टर्म इनको अलग रखो, इनको थोड़ा मेंटली स्ट्रांग कर दो, है ना, फर्स्ट टर्म में इनको फिजिकली स्ट्रांग कर दो, उसके बाद सेकंड टर्म इनको लेके आओ मेन नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो हम घोरपड़ी में आए। तो अब जो हमसे नेक्स्ट सीनियर कोर्स था, अब उनकी हालत देख लो। अब जो 57th कोर्स था जी, वो
फर्स्ट टर्म भी वही था, सेकंड टर्म भी वही था, और वो 2 टर्म्स के लिए जरूर बॉस था, तो उनको 2 टर्म्स का रगड़ा लगा और वो हमारा इंतजार कर रहे थे। अच्छा, कि बच्चे ये बच गए, 6 महीने बाहर थे ये, ये अब आए हैं ये यहाँ पे, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए वो हमारा, जैसे कि कोई शेर अपने प्रे का वेट कर रहा हो ना, कि भाई आ गया भाई, ये बकरा आ गया, अब इसको दबोच लो, तो उसको हालत हमारी वो थी। जैसे हम गए हमारे पे तो जैसे कोड़े टूट पड़े, हाँ, इसको टूट पड़े। और फिर जो भी आपका एनडीए में, तो इसको एनडीए में एक्चुअली क्या होता है और इसको लाइफ में क्या होता है, जब आप लोग एक साथ रहते हैं ना, जब अपना कोर्स, जी, इस कोर्स स्पिरिट हम जिसको बोलते हैं, कोर्स स्पिरिट कैसे बनती है, जब एक साथ आपको रगड़ा लगता है, एक साथ हर एक चीज आप करते हो, तो वो स्पिरिट एक दूसरे की मदद करते हो। देख, इसको फिजिकली स्ट्रांग सब नहीं होते हैं, देख के एनडीए में सैनिक स्कूल से भी आएगा कोई, आरएमसी से भी आएगा, मिलिट्री स्कूल से भी आएगा, और मेरा जैसा पब्लिक स्कूल से आएगा या कॉन्वेंट स्कूल से आएगा, शेल्टर्ड लाइफ जिया है हमेशा, है ना। तो जो है, मेरा जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा उनके फिजिकल स्टैंडर्ड तो मैच नहीं करेगा, तो इसको मैं हमेशा पीछे रहूंगा। और अपने फिजिकल टेस्ट भी मैं निकाल रहा हूँ, टाइम के बाद पास करूंगा। ये लोग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे, मैं अपने 5th अटेम्प्ट में पास करूंगा, राइट। तो उसको ये फर्क आता है। तो उसको वहां पे ये आपके जो कोर्समेट्स है ना, आपको ये इसको महसूस नहीं करने देते कि आप वीक हो और मैं स्ट्रांग। दैट इज अ वेरी ग्रेट क्वालिटी, लेट मी टेल यू दैट। और फिर उससे जो आपकी यादें बनती है उस चीज से, आज भी हम अपने कोर्समेट्स हम मिलते हैं, दिल्ली में 10 है हम यहाँ दिल्ली में, हम हर एक साल कैंपिंग में जाते हैं, टेंट्स में रहते हैं, इसको बाहर जाते हैं, और इसको 3 महीने में एक बार हम इसको मिलते हैं एक दूसरे के साथ, अब फैमिलीज के साथ, अब बच्चे भी हो गए, उन शादियां अटेंड करते हैं दूसरे की। सो एक जो ये दिस इज अ बॉन्डिंग फॉर लाइफ, राइट। और जो हमारी वाइफ्स हैं वो, उनमें भी ये बॉन्डिंग आ जाती है, हमारी बॉन्डिंग इन्फेक्शियस होती है उनको भी, और जो अगर उसकी भी वाइफ है वो भी वाइफ, वो कभी एनडीए तो नहीं गई ये, बट उनकी बॉन्डिंग हमसे स्ट्रांग हो गई। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एसोसिएशन। अगर मुझे कोई तकलीफ है तो ये जो 9 बंदे हैं जो तैयार है मेरी तकलीफ दूर करने के लिए, राइट। ये आपको सिविल में नहीं मिलेगा। जिएंगे साथ मरेंगे साथ वाला जो बॉन्डिंग है, जो ये फीलिंग है, बॉन्डिंग एक तो आपको एनडीए देता है, पर दूसरा एनडीए में एक ऐसा उसका स्ट्रक्चर है, सवेरे 5 बजे हम उठते हैं और रात को 10 बजे हमको सोते हैं, बाय फोर्स लाइट्स आउट होता है 10 बजे। और उन दिनों ये आपका मोबाइल शोबाइल का जमाने थे, ट्रांजिस्टर्स होते थे, और वो ट्रांजिस्टर बैन होते थे, और इसको यू आर नॉट अलाउड टू यूज ट्रांजिस्टर उन टाइम। ये आपके रेडियो में ये जो आपका विविध भारती और इस टाइप के ये बिनाका गीत माला वगैरह इस टाइप के प्रोग्राम्स होते थे, तो इसको गाने चलते थे, फौजी भाइयों के लिए भी एक प्रोग्राम होता था, ऐसे चलते रहे। तो हमारी मेरी आदत थी कि रात को मैं इसको म्यूजिक इसको सुन के एक्चुअली तो मैं अपने 3rd टर्म में मैंने स्मगल करके ले आया एक ट्रांजिस्टर, और मैं अपना आराम से, मैं सोचता था कि न कोई नहीं इसको सुन रहा है, मैं सुन रहा हूँ। जो हमारा ऑफिसर होता था, डिवीजन ऑफिसर बोलते हैं उसको, डिवो बोलते हैं, उसने खटखट किया, इसको यू लिस्निंग टू द ट्रांजिस्टर, नो सर, नो कम, आई विल चेक योर रूम, और उसने उठा लिया मेरा ट्रांजिस्टर। फिर वो आपका जब्त हो जाता है, और आपको तब मिलता है जब आपका टर्म खत्म होता है, आप अपने घर जा रहे होते हैं, उस टाइम पे हैंड ओवर किया जाता है, कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, बिल्कुल कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग कि भाई डोंट मेस विद द सिस्टम, डोंट ब्रेक द रूल्स। हाँ, तो ये जो आपको सीख मिलती है कि रूल्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो मेनी टाइम्स हमको इसको लगेगा कि भाई यहाँ कोई देख नहीं रहा है तो हम इसको कर लेंगे, तो सो दैट
फॉलोइंग द रूल्स इज एक्चुअली टॉट टू यू इन एनडी. जैसे कि एक आपकी रेड लाइट आपका सिग्नल है, कोई गाड़ी नहीं है, इसको कुछ नहीं है, और आपकी रेड और आपकी अकेली गाड़ी खड़ी है. तो इंडिया में क्या होगा, वो बंदा देखेगा कोई पुलिस वाला नहीं है, राइट लेफ्ट वगैरह, इसको रेड लाइट पर निकल जाएगा. फौजी होगा, वो खड़ा रहेगा जब तक ग्रीन नहीं होगी, बिकॉज दैट इज द वे ही हैज बीन टॉट इन लाइफ. तो ये चीजें आपका सेल्फ डिसिप्लिन इसको बोलते हैं. राइट. तो सेल्फ डिसिप्लिन इज वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज टॉट टू यू एंड इट इज एक्चुअली इनकल्केटेड यू इन आर्मी. सर जैसे आपने ट्रांजिस्टर का बताया, तो इससे ये तो अंदाज़ा लग रहा है कि आप थोड़े तो खुराफाती रहे होगे अपने टाइम में. थोड़े तो नहीं, थोड़े से तो. देखिए, no human being is perfect. So Agreed, you have to understand that. I mean, you can't say I'm very ideal kind of a person. Right. मैं इसको हर एक चीज़ कायदे से ही करूँगा लाइफ में, तो ज़रूरी नहीं है. इसको कुछ चीज़ें आपको कायदे के इसको अलग भी करनी पड़ती है. और जब कई बार टास्क जो आपको मिलते हैं इसको लाइफ में, जो मुझे टास्क मिले हैं, इसको कई टास्क इसको मैंने ऐसे भी किए जो कायदे के खिलाफ थे, बट उसका रिजल्ट देना था. जो आपका रिजल्ट, आपका अल्टीमेटली जो इसका रिजल्ट होना चाहिए, वो आपको अचीव करना है. तो कई बार आपको रूल्स को सर्कमवेंट करना पड़ता है. ट्रू. बिकॉज रूल्स आर क्वाइट रिजिड. एट टाइम यू फील के भाई Agree. तो बट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट कॉजिंग ट्रबल और हार्म टू समबडी, इसको किसी को आप हर्ट नहीं कर रहे हो, तकलीफ नहीं दे रहे हो, एंड आप अपने टास्क को अचीव करने के लिए उस रूल को अगर आपने ब्रेक भी कर दिया, तो आई थिंक दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू मेनी पीपल इन लाइफ. तो जैसे भी आपने ट्रांजिस्टर की एक स्टोरी बताई, ऐसा कुछ हुआ एनडीए डेज में जो कि कंप्लीटली अगेंस्ट द रूल्स था, बट बिकॉज ऑफ द टीम स्पिरिट, बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड यू, आप लोगों ने मिलके उसको, इस सिचुएशन से आप लोग बाहर निकल गए? एक्चुअली एनडीए में ऐसा होता है कि अगर आपको संडे का एक दिन मिलता है, तो हम लोग खड़गवासला में होते हैं, तो अगर हमको पूना में जाना है एक मूवी देखने के लिए, या हमारा मन करता है रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, या घूमेंगे फिरेंगे, या किसी की कोई गर्लफ्रेंड होती है, तो वो इस कॉलेज में जो आपका जो वहाँ पे फर्गसन कॉलेज और इस टाइप के अच्छे कॉलेजेस हैं, तो कोई लोग अपना बना लेते हैं अपनी फ्रेंड्स को, तो उनको मिलना है. तो क्या होता है कि स्कॉडन में आपके सीनियर ने आपको गेटेड कर दिया, मीन्स आपको बोल दिया कि आपको लिबर्टी नहीं दी जाएगी, और एक आपको पर्ची साइन करानी पड़ती है लिबर्टी की, आपकी जो पर्ची होती है. तो इसको एक बार ऐसा हुआ कि हमारा स्क्वाडन गेटेड था और वो पर्ची नहीं थी, जो पर्ची इशू नहीं हुई हमको कि हम नहीं जा सकते थे. तो 3-4 जो मेरे दोस्त थे दूसरे स्क्वाडन में थे, अच्छा वो जा रहे थे, मूवी का प्रोग्राम बनाया था, उसको मेरे पास आ गया, राजन चल इसको लेट्स गो फॉर द मूवी. तो उसको मैंने बोला, मैं तो है ही नहीं, उसको लिबर्टी है ही नहीं मेरे पास, मैं जा ही नहीं सकता. वो छोड़, तो साथ चल. उनके साथ चल पड़े. तो अब आपको कौन चेक करेगा? तो एनडीए में जो हमारे उस्ताद होते हैं, हम उनको उस्ताद बोलते हैं, वो सूबेदार होते हैं, हवलदार होते हैं, वो भी सिविल ड्रेस में पूना में घूमते रहते हैं. बिकॉज हम जब जाते हैं तो हम एक प्रॉपर मफ्ती पहन के जाते हैं. ऐसे नहीं कि आप सिविल कपड़ों में चले जाएंगे, आपको एक टाई पहननी पड़ेगी एनडीए की. अच्छा. और आपको एक शर्ट पहननी पड़ेगी, लाइट ब्लू शर्ट, और आपको ग्रे ट्राउजर पहनना पड़ेगा, ब्लैक शूज पहनने पड़ेंगे. ओके, देयर इज अ यूनिफॉर्म. देयर इज अ यूनिफॉर्म फॉर लिबर्टी, इवन फॉर गोइंग टू वॉच अ मूवी. और इसको लोग आपको देखते हैं मूवी में कि भाई ये टाई शाई पहन के कहाँ से आ गया ये कबूतर, है ना. तो अब ड्रिल उस्ताद हमको मिल जाते हैं वहाँ पे. बस आती है, उसको एक महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट की बस चलती है,
खड़कवासला से पूना, उस बस में भी आपको ट्रैवल करना पड़ता है। और जैसे ही आप बस से उतरते, ड्रिल उस्ताद भी यहाँ पे वेट कर रहा होता है आपको चेक करने के लिए। तो इसको वहाँ पे हम आराम से मूवी शूवी देख रहे थे और आए तो एक इसको ड्रिल उस्ताद आके बोलते, कैडेट कम हियर। अब वो इतने छटे हुए होते हैं, उनको पता होता है कि इसके चेहरे से पता होता है कि ये बदमाशी, ये बिना पर्ची वाला है। आ जाए इधर, आप पर्ची दिखाओ। बोलते सर मेरे पास नहीं। उसने नाम नंबर नोट कर लिया और उसने बोला ठीक है, इसको जाओ एंजॉय करो। अच्छा, अब एंजॉय कर रहे हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू आर मार्च्ड अप टू योर स्क्वाड्रन कमांडर और प्रॉपर एक आपकी रिपोर्ट लिखी गई है और उस ड्रिल उस्ताद ने दे दी। वो छोड़ेगा किसी को नहीं। इसको वहां पे ऐसा नहीं है कि नहीं सर माफ कर दो, ये नहीं। एंड ऑफेंस इज एन ऑफेंस। सो नेक्स्ट डे आई मार्च्ड अप, 7 days restrictions। इसका मतलब 7 संडे आपके खत्म हो गए। 7 हफ्ते। एवरी संडे और एवरी आफ्टरनून यू आर ऑन द ड्रिल स्क्वायर और आप अपना पिट्ठू लगा के दौड़ रहे हो वहां पे। रगड़ा हो रहा है। हाँ, उसको रगड़ा आपके कोनीज के साथ, सबके साथ, सब आपकी छिल चुकी हैं और 7 दिन का रगड़ा। और 42 रिस्ट्रिक्शन अगर आपने 6 महीने के अंदर कर ली, देन यू आर रेलीगेटेड बाय 6 months। दैट मीन्स आपको 6 महीने पीछे कर दिया जाएगा, आपको रिपीट करना पड़ेगा अपना सेमेस्टर। सो इसको एनडीए में बोलते हैं, जो एक बार रेलीगेटेड होता है उसको ब्रिगेडियर बोलते हैं। जो 2 बार रेलीगेट होता है उसको जनरल बोलते हैं। और जो 3 बार रेलीगेट होता है उसको फील्ड मार्शल बोलते हैं। फील्ड मार्शल मुनीर जो जैसे बना हुआ है। तो जो एनडीए का जो फील्ड मार्शल होगा वो 3 बार रेलीगेट हो चुका होगा। और है ऐसे, मतलब बहुत केसेस है ऐसे। आपके साथ का कोई हुआ था? हमारे साथ का तो इसको ब्रिगेडियर और तक पहुंच गया था और एक जनरल। हाँ, कोई हमारा बैच काफी डिसिप्लिन था, इतने ज्यादा। बट आप एक बार ही खुराफाती नहीं थे लोग। बट आप एक बार ही 7 weeks। हाँ, वो तो 7 उसको रिस्ट्रिक्शंस मैंने करी। रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, नहीं मैंने बहुत करी है और भी करी है। इस कहीं पे सपोजिंग देखिए, आपको इसको एनडीए में अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है, साइकिलों में आपको ट्रैवल करना पड़ता है और आपको स्क्वाड में जाना पड़ता है। एक स्क्वाड में मिनिमम 4 होने चाहिए। ओके। तो कई बार आप लेट होते हो तो आपको इसको मिलते नहीं है बाकी लोग आसपास, क्योंकि आप लेट हो गए, सब लोग तो पहुंच गए। राइट। और आप अकेले साइकिल में जाओगे तो आपको ड्रिल उस्ताद उसको पकड़ लेगा, 7 और दे देगा। तो जब आप अकेले होते हो तो आपको पैदल जाना पड़ता है, साइकिल पे नहीं जा सकते। और आपको मार्च करते हुए जाना पड़ता है, दौड़ते हुए जाना पड़ता है। उसको साइकिल इस्तेमाल नहीं कर सकते। साइकिल पे तभी चलोगे जब आपके पास 4 लोग साथ में होंगे, आपका स्क्वाड साथ में। स्क्वाड साथ में। उसको सिंगल साइकिल वाला नहीं जा सकता। सर ऐसा कोई साथी, ये कोई माल रोड नहीं है या कोई मॉल नहीं है, कोई ऐसी बाहर की चीज नहीं है। आपके पास ये लिबर्टी नहीं है। सर ऐसा कोई साथी रहा आपका जो कभी बाहर ही नहीं जा पाया, उसकी रिस्ट्रिक्शंस ही रिस्ट्रिक्शंस रही हो? हाँ, बहुत थे ऐसे। ऐसे बहुत थे लोग, बिल्कुल बॉर्डर लाइन में आ जाते थे। हाँ। 36 रिस्ट्रिक्शन, 24 रिस्ट्रिक्शन, 28 रिस्ट्रिक्शन। तो इसको सारा टाइम वो दौड़ते ही रहते थे, करते रहते थे। उसको डिसिप्लिन ही खराब। इसको मेरे भाई का एग्जांपल दिया मैंने। वो हाँ, संडे से नहीं मिले उनको? नहीं, वो तो कॉन्सेक्यूटिव चल इंडिया में ही रहते थे सारा टाइम। सर सबसे तगड़ा रगड़ा कैसा लगा आपका? क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे भी हैं जिसमें हालत ख़राब हो जाती थी लोगों की। मैंने बहुत लोगों से, बहुत सारे ऑफिसर से ये बातें सुनी है कि रगड़ा जब लगता है तो ऐसा लगता है कि हालत ही ख़राब हो जाती है। देखिए, इसको रगड़ा क्या होता है? एक तो होता है कलेक्टिव, एक आपके जो पूरे आपके कोर्स को रगड़ा लगता है कि इकट्ठे ही आपको फ्रंट रोलिंग हो गया, आपको
दौड़ के लेके पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया, इसको सिंगड़ फोर्ट होता था एक, तो उसको ऊपर आपको इसको चढ़ा दिया, या आपको इसको साइकिल उठा के आपको घुमा दिया, या आपको हॉन्चिंग आपको हॉन्चेस पे आपको लेके दिया, फ्रंट रोलिंग आपने कर ली, इस टाइप का होता था। अब दूसरा होता था कि सिंगल पनिशमेंट। ओके। सपोज आपका कोई सीनियर है और आपने उसकी बात नहीं मानी और आपने उसको पंगा किया उसके साथ, तो वो आपको सारी रात आपको नचा के रखता था, सारी रात। यू वेर नॉट एबल टू स्लीप इवन फॉर 1 एंड देन यू नो नेक्स्ट डे आपकी फर्स्ट पीरियड होती है पीटी, आपकी सेकंड पीरियड ड्रिल होती है, वो तो होती है। फिर 8 बजे के बाद आपको क्लासें अटेंड करनी है, बिकॉज हमको डिग्री मिलती है, राइट। उसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की। तो आप क्या उसको अपनी आंखें भी खोल पाओगे वहां पे? सही बात है। और अगर आप क्लास में सो गए तो फिर से आपको रिस्ट्रिक्शन मिलेगी। रिस्ट्रिक्शन से नहीं बच सकता आदमी, कुछ भी कर लो, बिल्कुल, नो मैटर व्हाट, फॉर एवरी प्रॉब्लम, फॉर एवरी सिचुएशन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। बिल्कुल। एंड रिस्ट्रिक्शन से आप बच नहीं सकते, और रिस्ट्रिक्शन लगेगी तो आपकी फ्रीडम चली गई। तो आपको अगर रिस्ट्रिक्शन से बचना है तो आपको बाकी सारी चीजों को इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम हो ही ना। सर मैं सबसे ये सवाल पूछता हूँ, आपकी फेवरेट पनिशमेंट कौन सी थी? पनिशमेंट तो कभी योर फेवरेट हो नहीं सकती, बिकॉज पनिशमेंट तो तकलीफ देती है आपको। बट सबसे फेवरेट पनिशमेंट होती है इंडिया में, हम इसको 7th हेवन बोलते हैं। 7th हेवन? हाँ, ये मैंने पहली बार सुना है। तो 7th हेवन नाम तो अच्छा है, यू हेवन। हाँ। तो आपको हेवन में पहुंचाने के लिए पनिशमेंट दी जाती है, जन्नत की सैर। जन्नत की सैर। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कैबिन होता है, हर एक कैडेट को इंडिपेंडेंट कैबिन मिलता है। इंडिया में बैरक्स में नहीं होते लोग, अपने सेपरेट रूम होता है, एक आपका बेड होता है, आपकी स्टडी टेबल होती है, अलमारी होती है। तो दरवाजे के ऊपर जाली लगी होती है। ओके। और वो इसको काफ़ी मोटी वाली जाली होती है, ऐसे नहीं कि पतली पतली जाली है, काफ़ी मजबूत जाली होती है, मैं ये बोलूँगा। और वो जाली इसलिए लगी होती है कि जो आपका ऑफिसर है वो जब शाम को राउंड में आता है, अगर आपने दरवाज़ा अपना बंद किया हुआ है तो वो आपके अंदर उस जाली के थ्रू झांक के देख सकता है क्या कर रहे हो। अच्छा। जस्ट टू चेक के भाई क्या कर रहा है अपने कमरे में। तो उस टाइप की चीज, सो रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है, कुछ सिगरेट पी रहा है, कुछ स्मेल आ रही है सिगरेट की, बिकॉज स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन इंडिया। तो जो जाली का 7th लाइन होती है जाली की, उस 7th लाइन को आपको पकड़ना है ऐसे, और आपको लटक जाना है। 7th हेवन उसको बोलते हैं 7th हेवन। और वो जो उंगलियों के अंदर आपका पियर्स होती है वो, बिकॉज आप अगर मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप 1 मिनट भी वहां पे इसको लटक जाओ तो आपके परमानेंट आपके जो है ना आपकी क्लॉटिंग हो जाती है यहाँ पे काफी समय तक के लिए। हाँ, तो वहां पे आपको लटका दिया जाता है और उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसकी मर्जी है कि आपको वहां 2 मिनट रखे, 3 मिनट रखे, 4 मिनट रखे, तो बस तो आपकी लग गई वहां पे। वहां लग गई तो आप अगले दिन वैसे ही आपके हाथ आपके जैम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और फिर उसको गर्म पानी में डाल के थोड़ा उसको सेक सूख के ठीक करना पड़ता है। तो ये एक बड़ी तगड़ी पनिशमेंट होती है। आपकी हुई सर? बहुत बार। आई थिंक दीज पनिशमेंट्स मेक यू स्ट्रॉन्गर ईच एंड एवरी डे। या मेंटली या फिजिकली तो आप फिजिकली तो कर पाओगे, हाँ, बट इसको मेंटल मीन्स के जो आपको स्ट्रेस सहने की जो ताकत दी जा रही है, बिकॉज आपके आर्मी के करियर में दुश्मन के सामने आपको सिचुएशंस भी होती हैं कई ऐसी जिसमें मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। राइट।
अग्री सर. तो वो इसको मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आप यू विंग कमांडर अभिनंदन का केस देखिए, जी. है ना, ही इज ऑल्सो फ्रॉम एनडीए. राइट. और जो वो पाकिस्तान कैप्टिविटी में था और फिर जब वो उसको वापस आया, उसने एक स्टेटमेंट दी थी, आई हैड द मेंटल स्ट्रेंथ टू बेयर द टॉर्चर. राइट. तो ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है, द साइकोलॉजिकल एज आई कॉल, ये आपको फौज से मिलती है. आई थिंक दैट माइंडसेट जो हम अभी इनिशियली बात कर रहे थे, ये माइंडसेट स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होता है एंड मेंटली आपको इतना प्रिपेयर कर दिया जाता है कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन Yes. माइट कम Yes. इन द फ्यूचर, Yeah. आप कैप्टिविटी में चले जाओ, आप वॉर लाइक सिचुएशन में हो, आप कहीं भी हो, आपको लड़ने की ताकत फुल फ्लेजेडली होती है क्योंकि आपने वो सब बियर किया है, वो सब आपने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को उस लेवल पे ट्रेन किया है. एंड एक चीज़ और पिक्यूलियर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, आई थिंक व्यूअर्स को जानने की ज़रूरत है, दैट वी आर द मोस्टली ट्रेन्ड आर्मी इन द वर्ल्ड. जो हमारी जो ट्रेनिंग है आर्मी में, जितना टाइम हमको कोर्सेज, अपग्रेडेशन ऑफ ट्रेनिंग, अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, अपग्रेडेशन ऑफ एवरीथिंग, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, दैट इज मैक्सिमम इन द इंडियन आर्मी. ट्रू. दैट इज वाई जहां पे सब कुछ फेल हो जाता है कंट्री में, तो आपकी जो फौज ही वहां से सामने निकालती जाती है, इसको निकालती है. इट इज द मोस्ट वेल ट्रेन्ड आर्मी इन द वर्ल्ड. ट्रू. एंड ट्रेनिंग से क्या होता है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. इसका ये मतलब है कि जितना पसीना आप इसको निकालोगे अपनी ट्रेनिंग में, उतना ही कम खून आपका बहेगा लड़ाई में. सर वही वाली कहावत है ना कि एक फौजी को फौज से निकाल सकते हो बट फौज को फौजी में से नहीं निकाल सकते. अच्छा, नहीं वंस इट इज, वो कहते हैं ना, वो एम्बेड हो जाती है आपके अंदर इस तरीके से कि वो आपकी डेथ बेड पे ही निकलेगी, उससे पहले वो फौज चीज़ नहीं इज नॉट अ प्रोफेशन. जी. फौज इज अ वे ऑफ लाइफ. इट इज. इट इज अ वे ऑफ लाइफ. इट इज. सर मूविंग फॉरवर्ड, एनडीए, आईएमए, ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया है कि मुझे ऑर्डिनेंस की तरफ ही जाना है? See, I was not that physically strong when I joined the academy. I was not, I could not come up to a very, very high standard as far as physical. I was able to pass all my tests and all, but I was a very, very moderate kind of student in NDA. But I had very good mental skills. Means सोचने की शक्ति, लिखने की प्रोफिशिएंसी, expression or written expression, I was actually very good. In school also I was very good. Okay. So it's very important for each one of us to understand कि हमारी strength क्या है, हमारी weaknesses क्या है. Right. And accordingly take that choice of arms बोलते हैं. और वो आपकी किस्मत है, आपकी मर्जी नहीं है. आईएमए में आपको बोला जाता है 3 चॉइस दो. 3 choices, राइट. तो उसमें से आपको कोई भी मिल सकती है और हो सकता है कि उसमें से आपको कोई ना भी मिले, डिपेंडिंग ऑन, इट इज योर लक. तो माई लक वॉज, माई फर्स्ट चॉइस वॉज आर्मी ऑर्डिनेंस कोर. आई गॉट इट. माई सेकंड चॉइस आर्टिलरी एंड माई थर्ड चॉइस वॉज इन्फेंट्री. And I got my first choice. I could have actually gone into artillery also. Right. You could have actually gone into infantry also. But because हमारी जो ट्रेनिंग तो सेम है ना, जो इन्फेंट्री में जाता है और जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में जाता है, हमारी ट्रेनिंग तो वही है, सेम. राइट. ट्रेनिंग तो वही है. सर बहुत सारे लोग ना, पीपल ऑफन ग्लोरीफाई कॉम्बैट, राइट. आई हैव हैड अ कन्वर्सेशन विद लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन इन कॉम्बैट, बट बहुत कम लोग बात करते हैं सप्लाई चेन की, एम्यूनेशन की, फूड एंड फ्यूल की, राइट. थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जानना चाहता हूँ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स विद अ एग्जाम्पल
कि लॉजिस्टिक कैसे एक ऑपरेशन को इधर इट मेक्स इट और ब्रेक्स इट. बिकॉज सबको तो ये दिखता है ना कि जवान गया, साहब गए, ऑफिसर गया, ऑफिसर साहब ने 4 मिलिटेंट्स को गिरा दिया, वो वहाँ से आए और उनकी प्रेज हो गई. बट बिहाइंड द सीन ऑर्डिनेंस कोर जो है उसका जो एफर्ट है उस ऑफिसर तक सप्लाईज पहुंचाने का, एट द टाइम द ऑफिसर इज देयर इन द फ्रंट. आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस. See, I'll give you a small example. There is a para brigade. You are launching an operation. आप एक पैराड्रॉप कर रहे हो अक्रॉस यू ऑब्स्टिकल. इसको 1971 वॉर को ले लो. आप मेघना रिवर का ऑपरेशन आप ले ले, जो आप कैक्टस लिली ले लो ऑपरेशन, और यू कैन टेक द इसको 2 पैरा ऑपरेशन है ना. तो you had to go across the river and you had to capture the objective, and there was a follow-up of the remaining elements to reinforce your capture. Because क्या होगा कि आपने अगर कोई ऑब्जेक्टिव आपने कैप्चर किया तो एनिमी का काउंटर अटैक आएगा. राइट. तो एनिमी के काउंटर अटैक को आपको रिपेल करना है, और फिर उसके लिए आपको एम्युनिशन और चाहिए, आपको रीसप्लाई चाहिए, आपको रीइंफोर्समेंट चाहिए. और अगर वो रीइंफोर्समेंट टाइम पे नहीं आएंगी, यू ऑल विल बी किल्ड देयर, और यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दैट कैप्चर. राइट. दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स. आपने इनिशियल फुटहोल्ड ले लिया, बट उस फुटहोल्ड को आपको एक्सपैंड करना है. राइट. और उसको सिक्योर करना है. और जो अगर आप उसको सिक्योर नहीं कर सकेंगे, देन देयर इज नो ग्लोरी. ट्रू. Because at the end of the day, you have lost the battle. So that is important for people to understand, that every arm, every service in the Indian Army has a role to play. अगर आपके पास राशन नहीं पहुंचेगा टाइम पे, आपके पास सप्लाईज नहीं, पानी नहीं होगा, या आपके पास पेट्रोल नहीं आएगा आपकी गाड़ी के लिए, जब आपका टैंक खत्म होने वाला है, पीछे से आपके जो बी एचलॉन्स, एफ एचलॉन्स, जो हमारा सिस्टम है इसको फौज का, जो आपका इसको लॉजिस्टिक का जो हमारा जो सिस्टम है, अगर वो आपको रिप्लेनिश नहीं करेगा तो आप आगे नहीं जा सकते. ट्रू. रशिया, इन द रशिया यूक्रेन वॉर, suffered logistical nightmares, and in the first 6 months of the war they had huge problem of logistics, and they were not able to sustain the operations. राइट. 6 दिन वो लड़ रहे थे, आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके पास सप्लाईज ही इसको पीछे से नहीं आ पा रहा था. तो दैट इज द इम्पोर्टेंट लॉजिस्टिक्स. एंड जो भी कमांडर है वो अगर अपने लॉजिस्टिक्स को स्ट्रांग रखेगा, राइट, उसका एम्युनिशन रिसप्लाई, उसका वाटर का रिसप्लाई, पानी की भी जरूरत पड़ी, डेजर्ट्स में लड़ रहे हो तो पानी नहीं होगा तो कैसे लड़ोगे, और आपका राशन, आपका एफ ऑयल, आपका फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट्स, इस तरीके की जो आपकी क्रिटिकल आपका लॉजिस्टिक सप्लाई, अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं है, आपके लॉजिस्टिक नोड्स राइट टाइम पे आपके सेटअप नहीं होते हैं, पीछे से एम्युनिशन का अगर आपको डिले मिलता है, या आपका आगे जो सप्लाई चेन आप इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो, तो आपके ऑपरेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकते. राइट. नहीं सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही ना, क्योंकि बिना सप्लाईज के तो जंग नहीं लड़ी जा सकती. किसी भी तरीके की सिचुएशन में आप फंसे हो, इवन एज अ सिविलियन, इफ आई डोंट गेट व्हाट इज रिक्वायर्ड, आई माइट ऑल्सो नॉट बी एबल टू सस्टेन. बिल्कुल बिल्कुल. तो पूरा सस्टेनेबिलिटी मॉडल ही उस तरीके से है ना कि आप तभी कर पाओगे जब आपके पास. सी, दिस इज द होल ऑफ आर्मी अप्रोच हम बोलते हैं, जैसे हम एक्चुअली होल ऑफ नेशन अप्रोच बोलते हैं, दिस इज द होल ऑफ आर्मी अप्रोच. राइट. कि एक डिवीजन होगी
जो अगर एक डिवीज़न मान के चलो, आर्मी की जो डिवीज़न होती है तो उसमें तकरीबन 10,000 से 12,000 तक आपके पास जो सोल्जर्स होते हैं। उस डिवीज़न के अंदर इन्फेंट्री बटालियन भी है, आर्मर्ड रेजिमेंट भी है, ASC बटालियन भी है जो आपको राशन देगी, डिव ऑर्डिनेंस यूनिट भी है जो आपका पूरा एमुनिशन सप्लाई वगैरह सब देखेगी। क्यों स्ट्रक्चर किया ये? Why have they structured it like this? They have structured like this के to win a war or to win a battle, you need the whole of the army approach. इसको हर एक आदमी अपनी अपनी ड्यूटी अगर करेगा और अपने आप को उसको खरा उतारेगा उस ऑपरेशन में, ओनली देन यू विल विन द बैटल। ट्रू। एक इन्फेंट्री नहीं बोल सकती मैं लड़ लूंगी, अग्री, बिकॉज इन्फेंट्री को एमिनिशन चाहिए, वाटर चाहिए, सप्लाई चाहिए, राशन चाहिए, उसके बिना कैसे जाएगा आदमी? क्योंकि सर सामने से एनिमी प्रेशर भी तो है ना। यस यस, आप सिर्फ आप ही थोड़ी लड़ रहे हो, वो भी लड़ रहे हैं, राइट? तो इट्स अ चैलेंज एंड यू सी ऑल ऑपरेशंस आर प्लान्ड ऑन पेपर। जो ये इसको कहानी है ना जो आपकी ऑपरेशंस की है, वो आपका जो मैप के ऊपर, सैंड मॉडल्स के ऊपर, बट logistics is not planned on paper. True. Or on a sand model. Yes. A logistic is something which has to be moved on ground. On ground. लास्ट एपिसोड में आपने सर एक बहुत अच्छी बात, मतलब एक बात बताई थी जिसको मैं यहाँ पे कोरिलेट बहुत ही क्लियरली कर सकता हूँ अबाउट द वेनेजुएला सिचुएशन, वेयर डोनाल्ड ट्रम्प एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन दे प्लान्ड एवरीथिंग। उन्होंने पूरा रेप्लिकेट करके सेट्स वगैरह बनाए और उन्होंने सब कुछ प्लान किया था। इट वॉज ऑल प्लान्ड इवन ऑन अ सेट, बट द रियल लाइफ लॉजिस्टिक्स कैन नॉट बी प्लान्ड, क्योंकि आप जब जा रहे हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आपके कॉन्वॉय में माइंस आ जाए, उसको सामने आपका माइन ब्लास्ट हो जाए और आपकी एम्युनिशन की गाड़ी है वो इसको ब्लोन अप हो जाए, तो एम्युनिशन कैसे पहुंचेगा फिर? तो आपको फिर एक आपका कंटिजेंसी प्लान बनेगा और आपके पास रिजर्व्स होने चाहिए। तो दिस इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड इंट्रिकेट प्लानिंग विच इज अनसीन बिकॉज आदमी तो वही देख रहे हैं जो गोली चला रहा है, हाँ, और जो एक अपना असॉल्ट कर रहा है, तो ग्लोरीफाई तो वो हो रहा है। तो ये जो पीछे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इनको कौन ग्लोरी दे रहा है? ट्रू, बिकॉज द अनसीन हैंड्स दैट शेप द पंच इज द मोटो ऑफ द आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। ट्रू, जो आपका पंच की ताकत है वो आपको ताकत कहां से मिल रही है? वो आपको लॉजिस्ट आर्मी ऑर्डिनेंस कोर से मिलती है। तो उनको भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है, उन लोगों को भी जो दिखाई नहीं दे रहे लड़ाई में, बट उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो उतनी है जितनी आपकी कंट्रीब्यूशन। सर वही वाली बात है कि 5 उंगलियां बन के मुट्ठी बनती है, बिल्कुल राइट? और अगर उनमें से एक भी कम होगी तो यू विल नॉट कॉल इट अ कंप्लीट फिस्ट, राइट? सिंपल, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, उस पेशेंट को एनेस्थीसिया भी देना, एनेस्थिस भी है, अगर वो एनेस्थीसिया आपका सही तरीके से नहीं उसने दिया, आपका ऑपरेशन फेल हो जाएगा। ट्रू, चाहे वो ऑपरेशन त्रिहानी क्यों ना कर रहा हो, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट या हार्ट कर रहा है, ट्रू, बट अगर उसका जो एनेस्थेसिस्ट उसको सही मात्रा में अपना काम नहीं करता, डिग्री में काम नहीं करता, दैट ऑपरेशन विल नॉट बी फ्री। तभी मैंने सर एक बात बोली, कई बार लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं, बट कि a lot of people glorify combat, but they don't talk about the people behind the scene, the people who are working hard when it comes to logistics, the people who are working hard when it comes to all the strategies that are involved in the logistical process. बिल्कुल, खाना आ रहा है, गोलियां आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, फ्यूल आ रहा है, and that is I think very important. एक्चुअली आर्मी में कुछ important milestones होते हैं, something like the Defense Services Staff College. That's a competitive exam. और उसको कई उस पर वैकेंसी रिजर्व नहीं है, उसको मेरिट के हिसाब से। तो ये उसमें हमारे ऑर्डिनेंस के, एएससी के और इन्फेंट्री के सारे ऑफिसर अपीयर होते हैं। तो क्वालिफाइड दैट एग्जाम, सो उस एग्जाम की वेटेज होती है। उसके बाद फिर आपको जिस टाइप की अपॉइंटमेंट्स मिलती है
जैसे कि आई वॉज AQMG ऑफ अ डिवीजन, आई वॉज कर्नल Q ऑफ अ कोर. तो जो ये अपॉइंटमेंट्स है, ये ऑर्डिनेंस के अपॉइंटमेंट्स नहीं, इसमें इन्फेंट्री ऑफिसर भी जा सकता है. Okay. अच्छा, इसमें ऑर्डिनेंस ऑफिसर भी जा सकता है. तो हमारा काम है लॉजिस्टिक्स ऑन इन दिस अपॉइंटमेंट्स ऑल्सो. we have to manage the logistics of the division, we have to manage the logistics of the corps. तो जो एक स्टाफ ऑफिसर का काम उसको वहां पे, तो उसमें इन्फेंट्री वाला भी कर सकता है, हम भी. सो जब एक कमांडर, हम उसको बोलते हैं दैट ही इज अ गुड कमांडर, इसका मतलब है दैट ही हैज हैड एक्सपोजर ऑन अ लॉजिस्टिक अपॉइंटमेंट एज वेल एज एन ऑपरेशनल अपॉइंटमेंट. Wow. Because only then he will be a complete commander. Because जो कमांडर ने अपने लॉजिस्टिक अपॉइंटमेंट में एक्सपोजर नहीं किया है, ही कैन नेवर बी अ गुड कमांडर. True. तो ये है एक्चुअली सॉर्ट ऑफ दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी. रियलिटी. सर, पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी आपकी? मेरी पहली पोस्टिंग असम हुई थी, गुवाहाटी असम. में. What was the situation there at that time? क्या सिचुएशन थी एंड आपके मेजर रोल्स क्या थे वहाँ पे? See, as a young officer, I was there. I was posted to an advanced base ordnance depot. Okay. An advanced base ordnance depot looks after the entire Eastern Theatre, Eastern Command. So it was a command depot, and तो इसको मेरा जो काम था, आई वॉज पोस्टेड बिकॉज मैंने अपने यंग ऑफिसर्स कोर्स भी नहीं किया था, टेक्निकल नॉलेज थी नहीं, तो मुझे उसको टेक्निकल एरियाज में तो डाल नहीं सकते थे, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिवली आई वॉज मेड द कंपनी कमांडर. ओके. तो बिकॉज हमारे जितने भी ट्रुप्स होते हैं, हम ऑर्डिनेंस में भी, तो और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, एक होता है टेक्निकल साइड. टेक्निकल साइड अपने लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड देता है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, ओके, डिसिप्लिन को देखना, पीटी गेम्स ड्रिल वगैरह ये सब कराना, गेम्स कराना जी, और इसको फिजिकली फिट रखना हमारे जवानों को, वो हमारा डोमेन था. तो मैं उसमें था. देन आई वाज अ कंपनी कमांडर एंड आई यूज्ड टू लुक आफ्टर दैट. सर, कुछ कॉम्बैट लाइक सिचुएशंस रही व्हेन यू वर इन द नॉर्थ ईस्ट? या आई वाज हमारे टाइम पे अभी भी एक इन्फेंट्री अटैचमेंट होती है. ओके. तो हमारे लॉजिस्टिक्स के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ना, इन्फेंट्री यूनिट्स में पोस्ट होते हैं, बिकॉज दे मस्ट हैव एन एक्सपोजर कि भाई एक इन्फेंट्री की लाइफ कैसी है, तो दैट यू दे अंडरस्टैंड लॉजिस्टिक्स बेटर. तो आई वॉज पोस्टेड टू 5 गढ़वाल राइफल्स. ओके. है ना. एंड आई वॉज इन मिजोरम. तो मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास गया, उसने मुझे बोला कि राजन, तू अपना ऑर्डिनेंस का यूनिफॉर्म पहनना चाहता है या तू हमारा यूनिफॉर्म पहनेगा? ओके. है ना. तो मैंने बोला सर आपका यूनिफॉर्म पहनूंगा, बिकॉज यू सी द मेन शुड फील, इसको मेन को नहीं पता होना चाहिए कि आप ऑर्डिनेंस वाले हो, बिकॉज फिर आपकी ट्रीटमेंट अलग हो जाएगी. राइट. दे शुड फील कि आप भी गढ़वाली ऑफिसर हो. वो आपने लनियार्ड पहना हुआ है, वो आपने टोपी पहनी हुई हरे रंग की, हमारे ब्लू रंग की थी उस टाइम पे, हरे रंग की. तो इसको मैंने उसका यूनिफॉर्म पहना जी. इसको जवानों को नहीं पता था मैं ऑर्डिनेंस का हूँ. तो इसको मुझे ले गए, यू नो सीओ ने बोला कि इंसर्जेंसी चल रही थी उस टाइम पे, इसको मिजो नेशनल फ्रंट करके MNF है ना. ये सर कौन से साल की बात है? ये 1982-83 82-83. ओके. इसको लाल डंगा था बड़ा, है ना. वो चीफ मिनिस्टर बना बाद में वो जी, है ना, जब सुलह हो गई. तो मेरा था कि लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे जाता था, एक सूबेदार होता था मेरे साथ, और मुझे उसको सिखाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है. अब मैं पहली बार जा रहा हूँ तो हर एक चीज़ मुझे बताई जाएगी, ट्रेन के बारे में, लोगों के बारे में, कैसे गांव में जाते थे वहाँ पे. और वहाँ पे एक बहुत पिक्यूलियर चीज़ मैंने देखी. 1982-83 बात कर रहे हैं. जो गांव की महिला थी ना, वो अपनी अपर बॉडी में कुछ नहीं पहनती थी. अच्छा. इसको दे यूज्ड टू नॉट वेयर एनीथिंग ऑन द अपर बॉडी. सो हमारा कल्चर अलग है. हमने इसको कभी भी औरतों को नहीं देखा इस टाइप का. तो सो दैट वाज आल्सो थिंग
इसको यू हैव टू एडजस्ट टू दैट सिचुएशन. एंड हम जंगलों में रहते थे, ऑफ द लैंड. वी कुड नॉट रात को अपने ये किसी गांव में जाके गांव वालों के साथ नहीं रह सकते आप. यू हैव टू स्टे इन द जंगल ओनली. और वहाँ लीचियाँ आपको ऐसे पकड़ती हैं एंड आप उसको मार्च कर रहे हो, आप पेट्रोलिंग कर रहे हो, लीचियाँ आ रही कुछ है. एंड ऊपर से आपको इंटेलिजेंस इनपुट्स आपको मिलती रहती है कि इस फलानी जगह मिलिटेंट है, आपने एक एम्बुश इसको प्लान करना है. तो हमने 5-6 एम्बुशेस लगाए. तो जो एक एम्बुश में हमारी फायर फाइट हुई. How close was the combat? Very very close, say about 5 meters away. That's too close. Like, yeah. मतलब हम जितनी दूर बैठे हैं 10-12 फीट 10-12 फीट तब थोड़ा सा ही और यू नो. अच्छा, फिर ये चीज़ होती है कि जब आप इस पेट्रोल में जाते हैं, 15-20 लोग आपके साथ होते हैं. यू आर द पर्सन, यू आर द ऑफिसर who has to order the fire. You are the officer who has to control these 15 people. Right. और आपकी क्या जुमा आपकी सर्विस है. आपकी 30 दिन की तो सर्विस है आपकी. और आपके साथ एक जेसीओ है, इसकी 20 साल की सर्विस है. Right. So that is the learning you're taking from him, because he's advising you everything. He is telling you everything कि साहब इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना. So remember, you can't get into ego के साहब आप तो सूबेदार हो, मैं यो अफसर हूँ, मैं डिसाइड करूँगा क्या करना. आप कौन होते हो मुझे बोलने के लिए? इसको सिविल में ये आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे. एक जूनियर अगर आपको बोलेगा कुछ चीज़ करने के लिए तो आप उसको शट अप कर दोगे. बट फौज में ऐसा नहीं. To be a leader, you have to be a learner. You have to be a learner, and that is the biggest lesson army teaches you. सर मैं ना हमेशा बड़ा फैसिनेट होता हूँ. मेरे को ना फॉर मी इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड ऑल्सो कि यार हमारे जवान किन किन परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए सर्व करते हैं. राइट. एक एम्बुश जब लगाया जाता है तो कभी कभी मैंने सुना है ऐसा भी होता है कि कई कई घंटों के एम्बुशेस होते हैं. राइट. हाउ the फौजी, the officer maintains and make sure कि कोई शोर ना हो. ये ट्रेनिंग का कौन सा एसेंशियल पार्ट है जिससे मूवमेंट, शोर ना पकड़े जाने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो क्या ट्रिक्स एंड टिप्स हैं? कुछ समझ, I want to understand this in a deeper way. Yeah, see, it's like this. When you are into an ambush kind of a thing, when you are actually waiting, patience is the most important actually virtue you must have, in the sense के बहुत patience की ज़रूरत है. Because आपको एक fleeting second का मौका मिलेगा. दुश्मन को अगर आपने उसको मिस कर दिया उस टाइम, then your entire ambush has failed. तो जो एक आपको, हम इसको पेट्रोल में होता है, हम अपने स्काउट्स लगाते हैं. Okay. The scouts are supposed to be the eyes and ears, and they have to be alert all the time. अब जो आपने एम्बुश लगाया, अब आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि you have to ensure that all your men are ready and they are alert. तो उसके लिए एक तो आपकी ट्रेनिंग, आपका खुद का सेल्फ डिसिप्लिन. बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, यहां पे कमांड कंट्रोल ज्यादा वर्क नहीं करता. ये यहां पे हर एक आदमी का अपना जो है सेंस जो है काम करती है. राइट. और देन यू हैव टू हैव सर्टन प्री decided signals which are not you have to identify one of your men who can make a particular kind of a sound which looks like the sound of a bird, है ना. तो इसको दुश्मन को बताने के लिए, बिकॉज वहां पे आप बोल नहीं सकते, कम्युनिकेशन इज नॉट देयर, सो यू हैव टू डिवाइज सच मेथड्स. That is also part of the strategy. It is part of the way ambush is to be done. So
ये इसकी काफ़ी आपको ट्रेनिंग मिलती है। आपको एक तो आपको अकेडमीज में मिलती है, उसके बाद आप जो ऑफिसर बनते हो, यंग ऑफिसर्स कोर्स है, आपका कमांडो कोर्स है, ये इन्फेंट्री ऑफिसर्स को ज़्यादा इसकी ट्रेनिंग मिलती है, हमको तो कम मिलती है बिकॉज हम तो लॉजिस्टिक्स में रहते हैं ज़्यादा टाइम। तो जो इन्फेंट्री वाले होते हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा करते हैं। सर जो ये क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन थी, मतलब मौत को कितने करीब से देखा? इसका मौत देखिए उस टाइम पे ना, you have to overcome your fear of death because moment fear grips you, you know, it's a matter of who will blink first. Wow. बस it's a split second decision. या आपकी गोली लगेगी या उसको, या उसकी गोली आपको लग जाएगी. So that is the very a thin line. Wow. Because fear सबको होता है. देखिए, इस fear is a human emotion. And a guy says that अगर उसको डर नहीं लगता तो you know he is telling a lie. जी. सबको डर लगता है. But in that circumstance, in that environment, you draw strength from each of your men. बिकॉज आपको लगता है कि भाई आई एम रिस्पॉन्सिबल यू फॉर देयर सेफ्टी. जिंदा आए हैं जिंदा जाएंगे वाली सिचुएशन है. हम यू नो आई हैव टू टेक देम बैक अलाइव. सो यू हैव टू एंश्योर दैट आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा वहां पे उनको मोटिवेट करके रखना, खुद को भी बचा के रखना और उनको भी बचा के रखना. या इसके बाद आगे की पोस्टिंग्स कहाँ पे रही आपकी? इसके बाद देन यू नो आफ्टर आई डिड माई यंग ऑफिसर्स कोर्स इन जबलपुर. हमारा कॉलेज है वहाँ पे मटेरियल्स मैनेजमेंट का. तो जो है उस कोर्स के बाद हम गए उधर अपनी फर्स्ट पोस्टिंग के लिए श्रीनगर. ओके. एंड आई वाज पोस्टेड ऑन द एयर फील्ड. आई वाज द एयर डिफेंस रेजिमेंट वर्कशॉप. एक आपकी कुछ एयर डिफेंस की पोस्टिंग में भी ऑर्डिनेंस ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं. ओके. तो हम वर्कशॉप में थे टू लुक आफ्टर द एंटायर स्पेयर्स मैनेजमेंट ऑफ द वर्कशॉप. जो भी स्पेयर्स मैनेजमेंट कर रहे हो, जो आपको गाड़ियों के लिए स्पेयर्स वगैरह चाहिए होते हैं, उसका पूरा आपका मैनेजमेंट करने के लिए ऑर्डिनेंस ऑफिसर. सो दैट वाज माय फर्स्ट पोस्टिंग इन श्रीनगर. फिर श्रीनगर के बाद आई वाज पोस्टेड टू फिरोजपुर. इफ यू आई narrated you the incident your of my brother. Yes. Then from Firozpur, I got selected as the ADC to Governor of Tamil Nadu. Right. So that was the first element of accomplishment for me in the Indian Army. Wow. Because you had to, there was a panel. पहले तो आपका नाम आना चाहिए पैनल पे. फिर वो जो पैनल है वो गवर्नर इंटरव्यू करेगा. फिर वो गवर्नर सिलेक्ट करेगा एक. Wow. और आपके 3 आएंगे वहाँ पे. तो आप एक सिलेक्ट हो जाते हो. तो दैट वाज अ फर्स्ट कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ सीक्वेंस दैट आई वाज इन तमिलनाडु. एंड देयर वाज अ प्रेसिडेंट्स रूल देयर. MG Ramachandran died. And there was a collapse of the government and there was a president's rule. और ये ADC का tenure होता है 2 साल का. And my governor was Dr. P.C. Alexander. Wow. He was a renowned civil servant. Right. He was principal secretary to Indira Gandhi. He was high commissioner in London. London से ही आए थे post. This is in which year, sir? It's from 1986 to 89. 89. तो and Dr. Alexander मेरे 2 साल के टेन्योर के बाद he didn't want me to go back. So my tenure got extended by 1 more year. Wow. And my second daughter was born there. Kritika was born there. Megha was born in Delhi. When I was posted in Firozpur, she was born in Army Hospital, Delhi. Okay. And Kritika was born in Military Hospital, Chennai. तो इसको ADC का टेन्योर मेरा इसको बहुत ही इवेंटफुल था टेन्योर. एक मैंने राजभवन में स्पाई रैकेट भी तोड़ा वहाँ पे. हाँ. अच्छा. चीफ मिनिस्टर वाज स्पाइंग ऑन द गवर्नर. क्या हो रहा था? यूजिंग द पुलिस ऑफिसर्स.
स्टोरी टाइम से स्टोरी टाइम. उसको मैंने वो, एंड दैट इशू वाज रेज इन पार्लियामेंट. इसको पार्लियामेंट में वो इशू रेज हुआ था. इसको मैंने स्पाई रैकेट वो तोड़ा वहाँ पे. तो इसको मेरे पे बहुत इसको प्रेशर था, बिकॉज तमिलनाडु के लोग, तमिलनाडु की पुलिस, और मैं आउटसाइडर, और मैं आउटसाइडर. एक तो वो नॉर्थ और साउथ वाला तो हाँ. उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा होता होगा. हाँ, मैं पंजाब का, हाँ. तमिलनाडु में, हाँ. और हमारा गवर्नर केरला का. हाँ. तो ये सारा जो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी. तो इस रेतु कुमार था वो इंस्पेक्टर, हमारा राजभवन का था इंस्पेक्टर सिक्योरिटी का. तो उसको मैंने देखा कि वो गवर्नर से कौन आ रहा है मिलने के लिए, इसको कब आ रहा है, किस टाइम आ रहा है, ये सारी चीज़ें नोट करके पास ऑन कर रहा था. चेन्नई के बाद आई वॉज पोस्टेड बैक टू जबलपुर. ओके. एंड मेरा एक्चुअली कोर्स था एडवांस मटेरियल्स मैनेजमेंट का कोर्स करना था. मैं ऑलरेडी डिले हो चुका था बिकॉज ऑफ माई ADC एंड ऑल दैट. तो मैंने वो कोर्स किया. आई गॉट इंस्ट्रक्टर्स ग्रेडिंग देयर इन दैट कोर्स. फिर आई वॉज पोस्टेड टू रांची, बट आई नेवर रीच रांची. ओके. ऑपरेशन रक्षक शुरू हो गया, जो इसको पंजाब में ना ये खालिस्तान वाला. ओके. तो आई वॉज इन मोगा. तो इसको मोगा में हम लोग डिप्लॉयड थे और ऑपरेशन अपना रक्षक चल रहा था, ये जो इनके अगेंस्ट, राइट, जो खालिस्तानी. तो इसके बाद आई वॉज सेलेक्टेड टू बी इंस्ट्रक्टर एट द कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट. इसको मेरी ड्रीम थी कि मैं एक इंस्ट्रक्टर बनूँ. इट्स अ प्रेस्टिजियस अपॉइंटमेंट, राइट. एंड बिकॉज ऑफ माई इंस्ट्रक्टर्स ग्रेडिंग आई वॉज पोस्टेड देयर. उसके बाद मैंने आई appeared for Defence Services Staff College. I cleared the exam and I went to Wellington, तमिलनाडु. तो अपना किया. उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई श्रीनगर. अच्छा. A year? 2 Field Ordnance Depot. That was the year 1995-96. Okay. है ना. तो मैं उधर चला गया उसको श्रीनगर में. और फिर उसके बाद आई वॉज मेरा बोर्ड हो गया, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया. इसको लेफ्टिनेंट कर्नल में आई वॉज पोस्टेड AQ ऑफ 22 इन्फेंट्री डिवीजन. मेरठ में आ गया. मेरठ. हाँ. और हमारा ऑपरेशन एरिया था राजस्थान. तो इट वॉज अ फाइटिंग फॉर्मेशन. तो हम अपने ऑपरेशंस के लिए अपनी एक्सरसाइज के लिए जाते थे बाड़मेर, जैसलमेर सेक्टर. 2 साल वो किया. फिर उसके बाद बोर्ड हो गया मेरा, फुल कर्नल बन गया. देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू कमांड 36 रैपिड ऑर्डिनेंस यूनिट इन सागर. ओके. सागर में वो कमांड की. फिर उसके बाद आई गॉट सेकेंड कमांड ऑफ 9 इन्फेंट्री डिव ऑर्डिनेंस यूनिट इन मेरठ. और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया हाई डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स के लिए. अगेन it's a prestigious course. Not everybody is selected. It is based on merit, your confidential reports and all that. So HDMC gaya, I got instructors grading there also. After that, I got posted as Deputy Commandant of Central Vehicle Depot, Delhi. दिल्ली आ गया उसके बाद. फिर मेरा बोर्ड हो गया, ब्रिगेडियर बन गया. नहीं, इस कोर्स के बाद I went as Colonel Q Works 10 Corps. Okay. तो जितने भी वर्क्स आपके रिलेटेड होते हैं ना, जो आप कंस्ट्रक्शन होता है आर्मी में, जी. तो उसके लिए कर्नल को लगाया जाता है. ओके. इस कोर हेडक्वार्टर में. तो आई वाज ओवरसीइंग दैट वर्क. इन दैट प्लेस आई गॉट द आर्मी कमांडर्स कमेंडेशन कार्ड. हाँ. तो उसके बाद आई वाज पोस्टेड टू सेंट्रल व्हीकल डिपो दिल्ली. ओके. बोर्ड हो गया, ब्रिगेडियर बन गया. फिर आई वाज पोस्टेड 21 कोर. इट्स अ स्ट्राइक कोर. जी. एंड आई वॉज द ब्रिगेड ऑर्डिनेंस सर्विसेज. तो वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि जो मेरा कोर कमांडर था जनरल लांगर, ही वॉज फ्रॉम आर्मर्ड कोर. तो हम लोग एक्सरसाइज पे चले गए. सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज थी ये पूरे पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि वी कैन ऑल्सो अटैक यू एनी टाइम. ओके. तो उस एक्सरसाइज में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केम.
अच्छा. Raksha Mantri came, and also I was made in charge of organizing all their visits. I was in charge of the staff duties. ये कौन से ईयर में था सर? ये था 2010-11. 10-11. सर थोड़ा सा पीछे चलते हैं. 99 में कारगिल के टाइम पे आप कहाँ पे पोस्टेड थे? In 22 Infantry Division. और क्या सिचुएशन थी सर उस टाइम पे? We were ready to go to war. We had mobilized because Kargil तो इसको US ने उसको रुकवा दिया, otherwise there would have been a war with Pakistan. So we actually moved out from the barracks from 22 Infantry Division, and we plonked ourselves a few hundred kilometers away, and we deployed ourselves. तो हम अपनी लड़ाई की अपनी तैयारी हमने वहाँ शुरू कर दी. हमारा हथियार, हमारा एमुनिशन, हमारी गाड़ियाँ, उसका रिपेयर, हमारे टैंक्स, हमारी सब कुछ उसको रेडीनेस स्टेट पे आने के लिए. तो हम अपनी तैयारी कर रहे थे हफ्ता 10 दिन में. और हमको इसको बोला था जब आपको ऑरेंज आपका सिग्नल होगा देन यू हैव टू मोबिलाइज टू राजस्थान बॉर्डर, बिकॉज हमारा ऑपरेशन एरिया वो था. तो हमने फिर राजस्थान से अटैक करना था पाकिस्तान के अंदर, है ना. अपनी अपनी जो फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. तो यू नो वी वर रेडी. तो बट देन सब कुछ ठंडा हो गया. सर इन हाई एल्टीट्यूड और होस्टाइल टेरेन्स व्हाट इज हार्डर टू मैनेज, एनिमी प्रेशर और लॉजिस्टिक लिमिटेशंस, एंड व्हाई? It's a difficult question because enemy pressure is constant. Because आपको 24 घंटे सर्वेलेंस वगैरह अपनी उसको रखनी पड़ेगी. तो वो तो आप इसको लेट अप नहीं कर सकते हो आप. बट आई थिंक लॉजिस्टिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन दिस एरिया बिकॉज ऑफ 2-3 reasons. One is very, very low temperature, -20 degrees. And जो आपका एक्सट्रीम आपका वेदर कंडीशन जो है, और जो आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन एट सच हाई हाइट, एक्लिमेटाइजेशन की जरूरत पड़ती है. 3 स्टेजेस आपको इसको एक्लिमेटाइजेशन में आपको जाना पड़ता है. तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग बिकॉज रोड कनेक्टिविटी इज अ प्रॉब्लम इन दिस एरिया. Yes, सो it is. अप टू द रोड हेड आपके सप्लाईज आ सकते हैं. इसको जैसे अगर आप पीछे से लेके आए तो आपका ले में आपका जो है ले से और आगे आप सपोजिंग परतापुर चले गए या ये चले गए, उसको वहीं तक आपकी रोड कनेक्टिविटी. उसके आगे यू हैव टू ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग बाय म्यूल्स और बाय एयर हेलीकॉप्टर्स, राइट. बिकॉज जो भी आपके फॉरवर्ड आपके पोस्ट हैं they are not connected by road. Right. China में everything is connected by road. So Chinese logistics and mobilization is much faster than us. And because you know हमारा जो terrain है इस चाइना की तरफ जाके फ्लैट हो जाता है. तो हमारी जो भी माउंटेन अपना टेरेन है. और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है स्विचिंग इज नॉट पॉसिबल इन द सेंस के आपको अगर एक सेक्टर में लड़ाई हो गई और अगर आपको जो एमुनिशन मूव करना है तो आप उसको जो कनेक्टिविटी नहीं है फ्रॉम सेक्टर ए टू सेक्टर बी, आपको पीछे से ही मूव करता है उसको लॉजिस्टिक्स आपको रोड हेड से निकालना पड़ेगा. आप सेक्टर ए से सेक्टर बी में आपकी जो रोड कनेक्टिविटी इज नॉट देयर. सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. एंड फिर देन आपको म्यूल से लेके जाना पड़ेगा. और आपका वेदर आपका पैकअप हो जाए. 2 बजे 3 बजे के बाद आपकी हेलीकॉप्टर्स आपकी नहीं जा सकती है. हेलीकॉप्टर्स की लिफ्ट कैपेबिलिटी भी रिड्यूस होती है बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड ऑक्सीजन एंड ऑल दैट. तो आप इसको जहाँ पे आप एक हेलीकॉप्टर में 10-12 बंदे आप इसको ले जा सकते थे, मुश्किल से 1 या 2 बंदे ले जा सकते हो एक टाइम पे. और आपका कैजुअलिटी इवैक्यूएशन इज वेरी डिफिकल्ट. ये कोई इसको बंदा अगर जो चोट लग जाए या
कोई उसके साथ हादसा हो जाए, फ्रॉस्ट बाइट हो गया, कुछ ऐसी चीज़ हो गई, तो फिर उसको रियर में लेके आना, इट्स अ बिग चैलेंज। अग्री। तो ये सारे आपने सर अभी चाइना की बात करी, एंड यू हैव ऑल्सो रिटन अ बुक, ब्रेकिंग द चाइनीज मिथ. व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ अबाउट चाइना, द बिगेस्ट इल्यूजन दैट इंडियंस स्टिल बिलीव अबाउट चाइना? सी देखिए, आपकी लड़ाई चाइना के साथ कहाँ होने वाली है? सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर यू हैव कीप इन माइंड। डेजर्ट्स में तो आप लड़ेंगे नहीं चाइना, सॉरी, इसको डेजर्ट्स में तो आप इसको लड़ेंगे नहीं चाइना के साथ। आपकी लड़ाई माउंटेन्स में होगी। माउंटेन में द काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड द काइंड ऑफ एक्सपोजर जो हमारे जवानों को है वो चाइनीज सोल्जर्स को नहीं है। तो चाइना बेशक टेक्नोलॉजी में आपके एडवांस्ड है, पर जहाँ पे माउंटेन में लड़ने का सवाल है, वी विल बी एबल टू प्रिवेल अपॉन देम इन स्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज इन mountains technology does not play a very important overriding role. Important role तो play करता है, but इसको not a decisive role. तो इसको वहाँ पे human factor is the most important. Human soldier, how you plan your operations, आपकी क्या आपकी strategy है, आप किस तरीके से अपना फायर पावर इस्तेमाल करेंगे, आपका सर्वेलेंस कितना अच्छा है। तो ये सारे जो आपके फैक्टर्स हैं, उसमें चाइना को आप एक बहुत कड़ा मुकाबला दे सकते हो। इट्स नॉट दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर द चाइनीज। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो किताब है ना, ब्रेकिंग द चाइनीज मिथ, ये अगर आप एक कॉमन मैन से उसको सड़क पे पूछेंगे, वो बोलेगा कि नहीं सर, हम तो चाइना से क्या लड़ सकते हैं, चाइना तो बहुत स्ट्रांग है वगैरह। तो ये जो मिथ है, इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ultimately it is the man behind the machine which is most important. Sir, I completely agree with you on this point, because India ने ये माउंटेन वॉरफेयर काफ़ी समय से काफ़ी बार फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी किया है, एंड चाइना हैज़ नॉट बीन इन टू अ वॉर लाइक सिचुएशन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। सो हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। बट जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में बोला था कि इट इज़ नॉट अबाउट चाइना गोइंग ऑन अ 1-to-1 मैन-टू-मैन वॉर विद अस। पॉसिबिलिटीज ज़्यादा ये हैं कि वो टेक्नोलॉजी, साइबर और उन सब चीज़ों से हमें इस तरीके से अटैक करें कि हमारे जो भी हमारी फंक्शनैलिटी है इस टाइम पे उसको इम्पैक्ट करें। सर, ऑन द अदर हैंड, यू हैव ऑल्सो ऑब्जर्व डिफेंस प्रोक्योरमेंट, बहुत ही क्लोजली आपने वो चीज़ देखी है, एंड मेक इन इंडिया। What exactly are we doing right now, and where are we still? Well, I really want to understand, where are we seriously, and very dangerously dependent on other countries? See, ऐसा है कि though we have progressed a lot as far as defense production and procurement is concerned, काफ़ी कुछ हमने इंडिजनाइज किया है। हमने इसको हमने जो लिस्ट बनाई है, नेगेटिव लिस्ट बनाई है, और हमने पॉजिटिव लिस्ट बनाई है कि हम जो ये सामान अपने कंट्री में खरीदेंगे, ये सामान हम जो है इसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे। बट आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज वी हैव अ ओवर डिपेंडेंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। तो इसको मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपने प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मजबूत नहीं करें, बिकॉज पब्लिक सेक्टर विल नॉट बी एबल टू डिलीवर, बिकॉज दे वर्क लाइक गवर्नमेंट, है ना। वो 9 to 5 का काम है, वो उनको ओवर टाइम आप करा नहीं सकते, और उनके जो प्रोसेसेस हैं वो ऑब्सोलीट हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है लेटेस्ट, और एक इनर्शिया है टू चेंज। सो आई थिंक over a period of time the government will have to take some hard decisions and slowly build up the private sector, like we have now Adani ने कानपुर में एक अपने एमुनिशन की, स्मॉल आर्म्स की, मीडियम रेंज एमुनिशन की एक मीडियम कैलिबर एमुनिशन की एक फैक्ट्री लगाई है, जो इट्स अ सक्सेस स्टोरी।
एंड इजराइल को भी उन लोगों ने इसको ड्रोन्स का जो है स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करके दिया है. सो आई थिंक वी विल स्लोली हैव टू गिव मोर टू द प्राइवेट सेक्टर. आज अगर आपका जो आपने जो बजट ईयरमार्क किया है आपके जो डिफेंस का फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसमें आपने 75% शेयर पब्लिक सेक्टर को दिया है, 25% आपने प्राइवेट सेक्टर को दिया है जी. और जो लास्ट 3 साल की रिपोर्ट है, प्राइवेट सेक्टर ने जो आपने उनको 25% दिया है, प्राइवेट सेक्टर ने आपका एक्सपोर्ट जो आपका टारगेट है वो आपको 75% दिया है. और पब्लिक सेक्टर जिसको आपने 75% दिया है हैज़ ओनली कंट्रीब्यूटेड 25% टू द ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री. सो डिस्पैरिटी आपको आ गई समझ कि प्राइवेट सेक्टर इज परफॉर्मिंग बेटर देन द पब्लिक सेक्टर. सो नाउ यू एज अ गवर्नमेंट हैव टू डिसाइड कि आप in terms of confidentiality, in terms of secrecy and all those things are there, कि कितना आप प्राइवेट सेक्टर को इसको इंक्रीज कर सकते हैं. मेरे हिसाब से कि आपको एक पॉलिसी में रिव्यू लाना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर को 50% और पब्लिक सेक्टर को 50%. राइट. Slowly build up your private sector, and then second important aspect is that civil military fusion is lacking in our country. तो एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो इंडस्ट्रीज या आपको प्रोडक्शन लाइन ऐसी बनानी पड़ेगी कि जो चीज़ आपके सिविल में भी काम आ जाए और आपके फौज में भी काम आ जाए विद माइनर मॉडिफिकेशंस लाइक द चाइनीज आर डूइंग. तो अगर आप ये चीज़ इसको कर पाओगे तो इसको बहुत अच्छा रहेगा. और तीसरा है कि एक टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. वी आर ओनली डिवोटिंग 6% of the GDP, no, 0.6%, sorry. 0.6%. 0.6% of the GDP to R&D. It is peanuts. Agree. Look at USA and China. They are almost devoting 3 to 4% of the GDP to research and development. तो और आपके पास ऐसी कोई डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है जो इस तरीके से बच्चों को राइट फ्रॉम द यंग एज दे ग्रेजुएट इनटू द डिफेंस टेक्नोलॉजी. राइट. डिफेंस टेक्नोलॉजी इज अ नीश एरिया नाउ एंड इट हैज़ टू बी ट्रीटेड लाइक अ नीश एरिया. आई थिंक मॉडर्न वॉरफेयर में डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. हम लोग सर सभी देख रहे हैं कि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें किस तरीके का वॉरफेयर हुआ. इट वॉज ऑल ड्रोन्स, इट वॉज ऑल मिसाइल्स, इट वॉज ऑल ऑपरेटेड थ्रू बाय अ पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन विद अ रिमोट कंट्रोल. राइट. सामने से जाके तो कोई भी लड़के नहीं आया ना. एंड उसके लिए ही हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे. सी non-contact warfare is gaining prominence. अगर आपने इसको रशिया की वॉर में स्टडी करी है तो इसको non-contact warfare is gaining actual prominence, and we must focus on these areas because your battle outcome will depend on your strength. आपने ईरान इजराइल की लड़ाई देख ली. अब आप मुझे बताओ that who won that war? टेक्निकली तो अब इजराइल इज ऑन द अपर हैंड. You know who asked for ceasefire? Israel asked for ceasefire. Because जिस हिसाब से इजराइल के ऊपर मिसाइल्स गिर रही थी, बिकॉज पहले 8-9 दिन तो इजराइल वॉज कंफर्टेबल बिकॉज उसके बाद इंटरसेप्टर्स थे वो. अब उसके बाद इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए और ईरान के पास 3000 के करीब है मिसाइल्स. ईरान ने तो 500 मिसाइल्स ही फायर की थी अभी तक. तो इट हैड द कैपेबिलिटी टू स्ट्रेच दिस वॉर अप टू 30-35 डेज वेरी कंफर्टेबली. बट इजराइल डिडंट हैव द कैपेबिलिटी टू स्टॉप द मिसाइल्स henceforth, बिकॉज 12 दिन के बाद जो
11वें और 12 दिन में जो इजराइल का नुकसान किया इसको ईरान ने, वो इसको पहले 10 दिन में नहीं किया. राइट. सो अल्टीमेटली वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज सुदर्शन चक्र, इसको क्यों बोल रहे हैं? आपको 3 साल का टाइम दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी कि आप अपना एयर डिफेंस को सही करो. बिकॉज अगर आपका एयर डिफेंस आज, अगर वेनेजुला में अमेरिकन हवाई जहाज आ गए, अमेरिकन वो सब आ गए, आपके एयर डिफेंस कहाँ था आपका? राइट. तो योर, आई थिंक द बैटल, द फोकस एरिया इज शुड बी ऑन द एयर डिफेंस. एयर डिफेंस में आपको जो S-400, आपका S-500, आपका बराक 8 जो आपने इसको इजराइल से लिया हुआ है, आपका आकाश, इसको मिसाइल आपका सिस्टम, एंड देन यू हैव मैन पैड्स एंड यू हैव पिचोरा एंड ऑल दीज जो आप लो रेंज के हैं, है ना, तंगुश्का एंड और ईगला, इस टाइप के आपके लो रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं. एंड यू हैव टू इंटीग्रेट द आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम द इंडियन एयरफोर्स एयर डिफेंस सिस्टम. तो उसके लिए आकाश तीर के बारे में आपने सुना होगा. तो आकाश तीर इज वन important area where the integration is required, and one most important thing is your satellite. Now Beidou satellite China was having, you know, it's a constellation of 45 satellites. Wow. So it gives you the entire 360 degrees 24/7 coverage. Whereas our actually satellites जो हमारे डिफेंस के वो 8-10 ही थे, और वो टाइम शेयरिंग में इन द सेंस कि आप 24/7 पाकिस्तान का सर्वेलेंस नहीं कर पा रहे थे, और पाकिस्तान आपका कर पा रहा था. तो इसलिए पाकिस्तान को पता था कि आपने कहाँ मिसाइल लगा रहे हुए, आप इसको कहाँ से लॉन्च कर रहे हैं मिसाइल. ईच मूवमेंट जो इंडिया के धरती पे हो रही थी, पाकिस्तान को ऑब्जर्व थी वो. सो लेसन लर्नड इज यू हैव टू स्ट्रेंथन योर सैटेलाइट्स, स्पेशली डिफेंस सैटेलाइट. दो चेयरमैन इसरो का 2 महीने पहले मैं उससे मिला था, तो ही अश्योर्ड मी कि 2 साल में हो जाएगा ये, ही विल बी एबल टू डू इट. तो अगर वो हो जाता है, आपका एयर डिफेंस हो जाता है, एंड देन यू हैव टू कम टू द मिसाइल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सर्च कैपेसिटी. राइट. देखिए, लड़ाई जो है आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते कि 5 दिन के लिए चलेगी या 10 दिन के लिए चलेगी, 15 दिन के लिए, ये आपके महीनों भी चल सकती है. सर, दैट इज वन मोर क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू. आपने बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो प्लान किए अपने टेन्योर में, राइट? आज की डेट में अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो इंडिया लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्फ्लिक्ट के लिए कितना तैयार है? मतलब हाउ लॉन्ग कैन वी सस्टेन अ कॉन्फ्लिक्ट or a war-like situation? Not very long, if my answer is frank. But I'll not like to divulge the number of days because it would not be correct for me to tell you. But I can say that to fight a long war, more capability is required. More capability is required. So before we come to an end to today's episode, I really have a few questions that I want to understand. बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म में प्राइड की बातें करते हैं, बट हम स्ट्रगल्स को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं. आपके हिसाब से a lot of officers struggle with a lot of things during their tenure and even after their tenure. आपके हिसाब से किस तरीके के चेंजेस होने चाहिए आर्म फोर्सेस में that can help them during the tenure and even after retirement? You see, during the tenure, I feel that housing is a major problem. Like, you know, if you get married and all, there is a long waiting list to get a house. And if you are in a slightly better city, वहाँ पे और भी मुश्किल है. 1 साल वेटिंग है, 2 साल का टेन्योर है, तो 1 साल आप एक छोटे से कमरे में आपकी फैमिली रही, 2 बच्चे भी होंगे. सो आई थिंक दिस इज़ वन इशू विच दो इट्स आई मीन it is basically an HR issue, but I think it has to be taken care of, because the officer should feel कि भाई
he is entitled to an accommodation. If he is entitled, you know why his entitlement is not being given to him. True. And 1 year he is telling, अच्छा वो HRA ले लेता है, कहीं पे रह लेता है, कहीं अपना सिविल एरिया में रह रहा है, इनसिक्योर एरिया में रह रहा है, उसको ये उसका प्लेस ऑफ एक्चुअली वर्क से दूर होगी वो जगह. लॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर देयर. Second is that the problem we actually face is of our children's education. हर एक 2-3 साल बाद हमको अपना स्टेशन अपना बदलना पड़ता है, ये उसके स्कूल्स बदलने पड़ते हैं. Getting admission into good schools is a big problem for these officers because एक न्यू स्टेशन में जाएंगे तो स्कूल वाले बोलेंगे नहीं क्लास में जगह नहीं है, तो वो अपने बच्चे को कहाँ ले जाएगा. अब उसके लिए आर्मी स्कूल्स आर देयर, बट आर्मी स्कूल्स ऑल्सो हैव अ लिमिटेशन. ट्रू. और हर एक जगह आपको आर्मी स्कूल भी ढंग के नहीं मिलेंगे. सही बात. सो दैट चिल्ड्रंस एजुकेशन इज प्रॉब्लम. आप हाउसिंग मैंने आपको बता दिया. द थर्ड इज हाउ डू यू मैनेज सुपरसेशन इन द आर्मी. ह्यूज सुपरसेशन. 70 to 80% officers are going to be superseded. तो जैसे ही सुपरसीड होता है ऑफिसर, आपको उसका मोरल एंड मोटिवेशन के ऊपर फर्क आता है. एंड यू सी एनीबडी मे से एनीथिंग, बट अ सुपरसीडेड ऑफिसर हैज गॉट लेस मोटिवेशन टू डू हिज वर्क. ही जस्ट लुक्स के 2 बज गए, अब घर जाना है, बिकॉज उसका कैरियर प्रोग्रेशन नहीं है. जज्बा मर जाता है टू सम एक्सटेंट. सबका नहीं मरता है, बट कईयों का मरता है. और इसलिए मरता है, अब आप एक सिविलियन को कंपेयर करो, अगर आपका एक कंपनी में प्रोग्रेशन नहीं है, राइट, देन यू स्विच टू सम अदर कंपनी. अग्री. Now you look for better opportunities. True. Now, what is the opportunity for this officer if he is not able to make it because of your system? It is not that he is not competent. Never have an impression that ये एक ऑफिसर अगर ब्रिगेडियर नहीं बन सका, then he is not competent. He is equally competent. But जब आपका सिलेक्शन आपका डेसिमल्स में होगा, आपकी मेरिट जो है आपकी सेकंड या आपकी थर्ड डेसिमल तक जाती है, पता है आपको. एंड दे आर सो मेनी फैक्टर्स. द ACR इज वन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर, सो मेनी थिंग्स आर देयर. सो मेनी टाइम्स अ गुड ऑफिसर इज लॉस्ट. ही हैज पोटेंशियल but he's not there. So this a point of the HR of the policy of the officer कि इसका सुपरसेशन को हम कौन से बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. सो वी हैव टू क्रिएट certain avenues or certain appointments which I think the organization is doing from time to time, but I think more can be done, right, to make him feel important. Right. I think that's more important कि कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें प्रमोशन की जगह कुछ मॉनेटरी बेनिफिट ही, कुछ मॉनेटरी या कुछ ऐसी असाइनमेंट्स उसको दे दीजिए, इंक्रीमेंट्स हो जाए, ऐसी असाइनमेंट्स उसको दीजिए दैट ही फील्स कि यार आई एम इन अ वेरी गुड सेटअप. राइट. है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग. उसको रैंक नहीं मिला तो क्या हुआ, बट एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट. है ना, दैट वो एप्रिसिएशन की तरह ही फील होता है सर. बस ना बस बस आप उसको फॉरेन पोस्टिंग भेज दो. आप पीस व्हाई नॉट, इसको सेंड हिम ऑन, इसको मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस. राइट. आई मीन यू आर ओनली सेंडिंग योर दोज जो भी आपके बन रहे हैं, ये आप इसको भी भेजो, इसकी भी एक परसेंटेज निकाल दो. 10-20% ऑफ दिस ऑफिसर्स विल गो ऑन योर मिशन. अग्री. तो कुछ इन लोगों ने किया था बीच में, बट आई थिंक इट्स डाइड डाउन. तो दैट शुड ऑल्सो बी डन, बी देयर. एंड last point is that in army people retire at fairly younger age. You know, up 52, 54, 56. Okay. You have such a large chunk of manpower available in the country, and it's trained manpower. Right. But you don't have any jobs to give to them.
स्कूल्स कॉलेजेस में जाएंगे तो उन लोगों ने पीएचडी तो की नहीं हुई, तो इस टाइप की है नहीं, तो आप क्यूआर तो बनेगा नहीं. तो आई थिंक द कंट्री कैन क्रिएट अ मिनिस्ट्री called the Veterans Ministry or something like that. Ministry of ex-personals, ex. हाँ, it can be any sort of veteran. IAS भी उसमें शामिल, सब उसमें शामिल करो. And that ministry can work in coordination with आपकी जो skills की ministry है, skills जो आपको देखती है. Some sort of the, and this entire database you have with you. बहुत अच्छा आइडिया सर ये. इसको make a database. I really like it. मतलब हर जगह पे हम लोग यही तो देखते हैं. एग्जाम्पल्स कहाँ से सेट हो रहे हैं. आर्मी को देखो, एग्जाम्पल्स किस चीज़ को किस को एग्जाम्पल बनाया जा रहा है. वो आर्मी ऑफिसर को देखो, विक्रम बत्रा जी को देखो, मानेकशॉ सर को देखो. एग्जाम्पल्स वहीं से सेट हो रहे हैं ना. सड़कों की बात होती है तो कहते हैं कि BRO की सड़कें देखो, राइट. Absolutely. है ना. डिसिप्लिन की बात करते तो भी हम आर्मी की बात करते हैं. टेक्निकल मैन पावर है, आपके पास बीटेक्स हैं, आपके पास एमटेक्स हैं. ट्रू. There is a technical component also available to you. There is an administrative component also available to you, and they are all skilled. You don't have to pay a single penny to train them. True. Because corporate में तो इतना इसको पैसा आपकी ट्रेनिंग में खर्च होता है. Right. So if you have this kind of a veterans only ministry, and it should be headed by a veteran only. Wow. जो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, कुछ चले जाते मिनिस्टर वगैरह, उसको बन जाते हैं इलेक्शन में, उसको राज्यसभा के थ्रू ले आओ, कुछ भी कर दो, जो उसको डाल दो. और डेडिकेटेड, अब आपके पास एक आपके पास एवेन्यू अवेलेबल है. ये जो इतना लाखों का आपका जो ट्रेंड वर्कफोर्स है जो आपका ज़ाया हो रहा है कंट्री में, गोल्फ खेल रहे हैं ये लोग, इधर उधर के जो अपने पॉडकास्ट में आ जाते हैं, उनके पास और कोई टाइम ही नहीं है. तो सर ये तो वैल्यू एडिशन वाला काम है इसमें. तो ये तो वैल्यू एडिशन है, पर इसमें गवर्नमेंट का तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा ना. सही बात है. यू फाइनेंशियली यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर देम ना. राइट. यू सी दे आर टू एस्पेक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल स्टेबिलिटी और मेंटल स्टेबिलिटी. मीन्स अगर आपको मेंटली कहीं पे ऑक्यूपाई होना है, इसको जैसे आफ्टर आई रिटायर्ड आई टुक अप अ जॉब बिकॉज आई वाज अ PhD, आई कुड गेट अ जॉब. यस. अच्छा, नाउ आई लेफ्ट द जॉब. इसको 1 साल हो गया छोड़े हुए. बट आई एम मोर बिजी देन आई वॉज बिजी इन द आर्मी, बिकॉज आई हैव केप्ट माई सेल्फ राइटिंग आर्टिकल्स, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, टीवी चैनल्स, नेशनल चैनल. तो मेरी वाइफ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई डोंट हैव इवन 1 hour फ्री इन अ डे. सर आज सुबह से ही आप हमारे साथ बैठे हो तो मैं बता रहा हूँ, मेरा दिन 10 बजे शुरू होता है और रात को 10 बजे खत्म होता है. I think that's a good thing. So that is how when people say कि सर आप अपने आप को इतना इसको यंग क्यों इसको महसूस करते हो, लगते भी ज़्यादा यंग. I said because you are mentally stimulated. It is very important. इसको नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगे ही नहीं. जापानीज में बोलते हैं ना, यू फाउंड योर इकिगाई. हाँ. यू फाउंड योर पर्पस. हाँ, तो अब क्या हो रहा है कि जो आपके व्हाट्सएप्स हैं उसमें ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिविज्म, क्रिटिसिज्म दीज ऑफिसर्स आर गिविंग, जो आपके रिटायर हो गए, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू. राइट. ट्रू. एक्सेप्ट क्रिटिसाइज द सिस्टम. अग्री. If you make them part of the system, they'll never criticize. True. Wow. Thank you so much, sir, thank for you. being here and sharing all the insights. जो भी इस एपिसोड को देखेगा, it will add a lot of value to their lives, and it is something not just for the aspirants, but also for the people जिन्होंने जो अभी सर्व कर रहे हैं और जिन्होंने सर्व किया है. They will definitely resonate with whatever you have said today. No, thank you very much. Thank you so much, sir. No, thank you, Dhruv. It was always a pleasure. And keep on doing this good work. And I'm sure you will be spreading a large amount of awareness to a large portion of our society. Thank you so much. Thank you. Jai. Jai Hind.